नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे साथ डिम्पी कालरा मौजूद है और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और आज बाजार इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और हमने देखा कि पूरा हफ्ता बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा। ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे थे उसी पर भारतीय बाजारों ने रिएक्ट किया। अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, इस पर अब आगे हम चर्चा करेंगे और आगे के लिए किस तरह की पोजीशन लेके जाने चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब जानने के लिए अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहें। चलिए शो की शुरुआत करेंगे 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ और आपको आपके स्क्रीन पर 4 विंडोज के जरिए दिखाएंगे कि आज बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से और एशियाई बाजारों में आज वापस से हम तेजी देख रहे हैं। डाउ जोन्स में 680 अंकों की बढ़त देखने को मिली कल के सेशन में, तो ग्लोबल बाजार से तो संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो आयशर के नतीजे अच्छे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बायोकॉन और एस्ट्रल के नतीजे कमजोर थे, तो ये रिजल्ट्स का रिएक्शन भी आगे हम देखेंगे। कुछ और नंबर्स की बात करें तो ग्रासिम, जुबिलेंट, बर्जर, ट्रेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सब वायदा बाजार के नतीजे हैं जिसका कि जो कि आज अपने नतीजे घोषित करेंगे, इस पर भी आज हमारी नजर होगी। और इसके अलावा सबसे अवेटेड आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक, उसकी आज लिस्टिंग होने जा रही है। इश्यू प्राइस हम आपको बता दें कि 76 रुपये प्रति शेयर पर था। बड़ा आईपीओ था जिसका कि सभी को इंतजार था और आज उसकी लिस्टिंग भी होने जा रही है। देखना होगा लिस्टिंग के दिन आज प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये है आज बाजार के लिए सबसे बड़े संकेत। खैर सारे अर्निंग्स और सारी खबरें तो हम रोज़ बरोज़ लेते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब भारत अपना सिर गर्व से ऊंचा कर देता है एक ऐसी फील्ड में जहां पर वैसे देखा जाए तो जनसंख्या के लिहाज से हम कम मेडल जीतते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो डंके की चोट पर जीतते हैं। और कल भी यही हुआ। कल हमने हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज जीता और काफ़ी सालों बाद फिर से हॉकी को ये ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। कल आपने देखा एक बहुत ही शानदार मैच था और उसके बाद जो मैच जीता गया उसका पूरा जश्न पूरा देश आज मना रहा है। और हमारे जेवलिन थ्रोअर, हमारे यानी गोल्ड जिन्होंने आज सिल्वर जीता, मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा के पास शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो 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 कंपटीशन उन्होंने नहीं जीता होगा। जब ओलंपिक्स की बात आई तो नीरज चोपड़ा ने वहाँ भी अपना दम दिखाया और वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के झोली में गया और वहाँ के जो प्लेयर थे एक्चुअली वो भी शानदार थे। अरशद नदीम, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना दम दिखाया। क्योंकि मैं एथलीट रह चुका हूं तो इसलिए मैं वो फील कर सकता हूं कि वो ग्राउंड पे क्या होता है, वो फीलिंग्स कैसे आती है। मैं भी एथलेटिक्स में 4x100 मीटर रिलेज और बैडमिंटन मेरा गेम था। बट एनी हाउ ये जो स्पोर्ट्स की फीलिंग है इसको आप बयान नहीं कर सकते। आप मैं उसको शब्दों में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, और कोई बता पाए तो बता पाए कि हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन उस समय जो फीलिंग होती है, जो जज्बा होता है, जो आप एक तिरंगे के लिए खेल रहे होते हैं, वो अलग ही लेवल का होता है। उसमें फिर कोई अचीवमेंट नहीं होती, कोई मेडल का भी शौक़ नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि हमको अपना बेस्ट करना है, हमको अपना बेस्ट देना है। ये जो बेस्ट वाली फीलिंग जब आती है ना, तो फिर आपके सामने जितने भी हर्डल्स हैं वो सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म होते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, नीरज चोपड़ा हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। मैं भी नियर अबाउट उसी स्टेट से हूँ। तो आप हमारे यहाँ पे अगर कल्चर देखेंगे जेवलिन्स का या एथलेटिक्स का, तो वो बहुत ऊंचे लेवल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ या किसी और कंट्रीज़ में दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कमाल करके दिखाते हैं हमारे खिलाड़ी। अब अच्छी बात ये हुई है कि उनको अच्छे कोचेस मिलने लग गए, अच्छे प्रोफेशनल्स मिलने लग गए हैं, तो इसका धीरे धीरे असर आप नंबर ऑफ़ टैली, जो मेडल्स की टैली है, उस पर देख पा रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा हमारे गोल्डन बॉय ने सिल्वर जीता और साथ ही हमारी हॉकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हॉकी आपको पता ही है हमारी नेशनल गेम है, लेकिन नेशनल गेम होने की वजह से भी हम थोड़ा पीछे रहे और इसके लिए मैं एक चीफ मिनिस्टर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उड़ीसा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिजू पटनायक, उन्होंने काफ़ी हेल्प की इस हॉकी टीम को उभारने में और उड़ीसा बाकायदा एक स्पॉन्सर भी बना जिसने हॉकी की सारी फैसिलिटीज़ को कम्पीट किया,
और उसके बाद अच्छे प्रोफेशनल कोच ले आके हमने हॉकी टीम में ब्रॉन्ज जीता है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात और भारत के लिए बड़े उत्साह की बात है और हमने ये 2 मेडल और हमारे अपनी झोली में डाल लिए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ें और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इस पे ज़रा बोल नहीं पाऊँगा, मैं थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूँ और दूसरा मेरे लिए स्पोर्ट्स एक अलग ही लेवल का दर्जा होता है और एथलीट होने के नाते मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं रख पाऊँगा आपके सामने। खैर आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा ग्लोबल मार्केट्स पे ज़रा समझ लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्या आज वजह बनी जब 200-250 पॉइंट हम गिफ्ट निफ्टी पे बढ़त के साथ देख पा रहे हैं? पूजा त्रिपाठी हमको बता रही है। पूजा जी बताएं आप। मलेशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत है इस वक्त और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो एक गैप अप ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं आज निफ्टी के लिए भी। 250 पॉइंट्स ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। जापान के बाजार देखेंगे तो आज वापस से ऊपर हैं, 1.5% ऊपर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार 230 अंक ऊपर है। कोरिया और चीन के बाजार भी हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं और ये जो मजबूती आ रही है ये क्यूज मिल रहे हैं हमें यूएस मार्केट से और वहां पर वापस से कल हमने एक रिकवरी देखी। अगर आप इस वक्त ग्लोबल बाजार का हाल देखें तो लगातार एक उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक दिन मंदी आती है, एक दिन रिकवरी देखने को मिलती है और छोटे छोटे आंकड़े पर, छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स पर बाजार इस वक्त रिएक्ट कर रहा है। इस वजह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इस तरह के बाजार में थोड़ा संभल के रहिए क्योंकि अभी टेंशन टली नहीं है। क्योंकि इस तरह के आंकड़ों पर भी अगर बाजार इतना बड़ा रिएक्शन दे रहा है इसका मतलब बाजार में अभी भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो कल 680 अंकों की तेजी देखने को मिली। नास्डैक में 460 अंकों की तेजी थी। 2022 के बाद S&P 500 में कल बड़ी तेजी देखने को मिली। वजह थी यूएस के जॉबलेस क्लेम के आंकड़े जिसमें कि 17,000 की कमी देखने को मिली। 2.33 लाख यानी कि 2.4 लाख का हमारा अनुमान था। अब ये जो पिछले कुछ दिनों से मंदी की बात की जा रही थी, रिसेशन की बात की जा रही थी, ये जो आंकड़ा आया उसके बाद मंदी का डर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। लेकिन ये आंकड़े ऐसे नहीं थे कि इतना बड़ा रिएक्शन यूएस मार्केट दे, लेकिन हमने देखा और ये वॉलेटिलिटी ही बाजार दिखा रहा है। हो सकता है कि आगे कोई और नेगेटिव आंकड़ा आ जाए तो फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन भी भरपूर था कल के दिन। अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद वहां की फार्मा कंपनी एली लिली वहां पर 9.5% की तेजी थी। चिप मेकर कंपनियों में अच्छी तेजी आई। एनवीडिया, ब्रॉडकॉम जैसे स्टॉक्स 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। यूरोप के बाजार कल ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुए, हालांकि लाल निशान में थे लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो जब जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए उसके बाद हमने दिन के दौरान देखा कि बॉन्ड यील्ड्स ने एक बार 4% के स्तर को भी छुआ, हालांकि 3.9% के पास क्लोजिंग दी। कच्चे तेल में कल हमने 1% की तेजी देखी इन आंकड़ों के बाद और मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी ही हुई है। ये कुछ ट्रिगर्स थे जिसके चलते हमने ब्रेंट के दाम में तेजी देखी और कल 1% की तेजी सोने में भी थी, लेकिन आज थोड़ी गोल्ड में कमजोर शुरुआत, हल्की नरमी के साथ शुरुआत देखने को मिल रही है। कुल मिला के बात करें तो आज कम से कम आज के लिए अगर बात करें तो संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन उतार चढ़ाव तो बना ही हुआ है। हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से काफी वोलेटाइल सेशन भारतीय बाजारों में बना रहा। तो डिम्पी अब आपसे समझना चाहेंगे भारतीय बाजारों को आज के लिए किस तरीके से देखें। शुरुआत सबसे पहले एफआईज और डीआईज के आंकड़ों से करते हैं। आज एफआईज होल्डिंग कैसी दिखाई दे रही है? देखिए एफआईज की होल्डिंग में अब कांटे की टक्कर चल रही है। मैं बोलूँगा 50-50 वाला गेम हो चुका है। एक टाइम ऐसा था पिछले 1.5 महीने या 2 महीने आप लगा लो, 2 महीने में हमने 50% या 50% के आसपास एफआईज की होल्डिंग नहीं देखी। ये मैक्स चली गई थी 84% तक और हमने उस समय भी आपको नोटिस कराया था कि 84% से ऊपर नहीं जा पाएगी, इसका मैक्स होता है। उसके बाद बाज़ार ने अपना हाई बनाया, फिर बाज़ार थोड़ा एफआईज की होल्डिंग नीचे है लेकिन मार्केट ने फिर हाई बनाया, लेकिन बिना एफआईज के बड़े नंबर के वो बाज़ार अपने उस लेवल को टिका नहीं पाया। वो 25,000 का लेवल था जो कुछ पहले हमने मार्केट के अंदर बनाया था। कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईज की होल्डिंग की इम्पोर्टेंस आपको इससे पता लग गई होगी। जब वो हाईस पे थे तब वो हाई टिक रहे थे, एक महीने के अंदर आप 10-10 बार हाई बना रहे थे, लेकिन जब वो नीचे आए यानी कि उनकी होल्डिंग्स थोड़ी कम हुई उसके बाद आपके हाई टिक नहीं रहे हैं। तो इसलिए बड़ा पैसा मार्केट के अंदर और इंस्टीट्यूशनल का पैसे होने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ये बात बहुत क्लियर हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या डीआईस और रिटेल की होल्डिंग में कोई मेजर बदलाव हुआ है? मैं बोलूँगा कोई मेजर बदलाव तो नहीं हुआ। हाँ, रिटेल की होल्डिंग में इस चीज़ का ध्यान रखें वो 50% से क्रॉस कर चुका है।
यानी कि रिटेल के पास काफ़ी बड़ा माल इस समय आ चुका है। इस गिरावट में रिटेल ने पार्टिसिपेट किया है। आप सोचिए, एफआईज बेच रहा है और रिटेल ने पार्टिसिपेट किया, बाकायदा बाय हुआ है उनकी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटेल गलत काम कर रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा समय लग सकता है वापस आपको ऊपर आने में। एक और पॉइंट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहाँ पे, हमने कल परसों और तरसों बहुत हमने गिरावट के साथ भी ओपनिंग की है, हमने बढ़त के साथ भी ओपनिंग की है, लेकिन इस गिरावट और इस बढ़त का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि आपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ नहीं किया हुआ। आप पिछले 3 दिन से उसी 24,000 के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं। आप पिछले 3 दिन से उसी 50,000 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में फंसे हुए हैं और इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग धीरे 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 करके वो बुल से थोड़ी दूर हुई है। अब हम एक उस जंक्शन पे आ चुके हैं कि जहां पर अगर 20% की होल्डिंग्स एफआईज की वापस नहीं आती है तो आप 25,000 वाले लेवल को भी डिस्कस भी ना करें। अभी तो 24,400 24,500 तक की ही बातचीत होनी चाहिए और होगी भी। तो 25,000 के लेवल तब आएंगे जब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स आएगी। इसी होल्डिंग के बेसिस पर, शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर क्या आप 25,000 के लेवल को सोचना भी चाहते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो आप 24,400 500 तक ही माने। मैं शॉर्ट कवरिंग की एक मियाद मानता हूँ, एक लिमिट मानता हूँ, एक एरिया मानता हूँ। वो एरिया मेरे को 24,500 तक का फिलहाल लगता है। एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो मैं एफआईज के नंबर और रिटेल के नंबर्स भी आपके सामने फिर से वापस रखूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए एफआईज की होल्डिंग, डीआईज की होल्डिंग और मार्केट का पूरा सीनेरियो विद द ग्लोबल मार्केट्स वो अभी भी थोड़ा शक के घेरे में है। अगर ये नहीं होता ना पूजा, तो कल 150 पॉइंट हम लास्ट में 1 घंटे के अंदर निफ्टी के अंदर नहीं तोड़ते। अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए 300 पॉइंट की बढ़त भी दिखा दी थी। कल जाते आते सिर्फ 10 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद नहीं करता, वो 50,000 का इंडेक्स है। तो आप ये देखिए 1% का भी स्विंग, 1% का भी टोटल मूव के साथ क्लोजिंग वो मार्केट नहीं दे पा रहा पिछले 3 दिन से, क्योंकि बुल्स और बियर की इसी लेवल पे लड़ाई है। बुल्स ने ठान रखा है कि हम 24,000 जाने नहीं देंगे, बियर्स ने भी ठान रखा है कि 24,000 हम टिकने नहीं देंगे। स्थिरता, क्लियर कट डायरेक्शन फिलहाल बाजार को नहीं मिल पा रहा है। एफआईज और डीआईएस के आंकड़े तो कम से कम यही कह रहे हैं। तो ऐसे में डिम्पी, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है या फिर नए लॉन्ग जो करना चाह रहे हैं, फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं निफ्टी में, वो क्या करें? देखिए, 2 हिस्सों में मैं इसका जवाब दूंगा, जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है और जिनके पास पोजीशंस नहीं है। देखिए, हमने पहले भी कई बार आपको नोटिस कराया कि आपके 2 लेवल हैं, एक है 24,200, एक है 24,400। जब आप 24,200 के ऊपर क्लोज करेंगे तो आप ये बात मान लीजिएगा कि भगवान का शुक्र है कि गिरावट रुक गई। जब हम 24,400 के ऊपर आएंगे तब भगवान का फिर से शुक्रिया अदा कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि 24,400 आ गया, अब हम तेज़ी की तरफ जाना चाहते हैं, हम कवरिंग की तरफ जाएंगे। तब खतरा ऑलमोस्ट टल चुका होगा। मैं बोलूँगा 99% खतरा तब टल चुका होगा। 1% फिर भी ग्लोबल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसके नाम पे छोड़ दिया। तो अभी आपने कल 24,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं की है, आज आपको गैप मिलेगा। तो ये गैप आपको 24,200 के ऊपर तो ले जाएगा, हो सकता है 24,400 तक भी ले जाए, लेकिन क्या आप टिक पाओगे, ये आज दिन भर का क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई हम 24,200 के ऊपर टिकते नहीं। मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है कि आज फ्राइडे का सेशन है, 2-3 बार हम टेस्ट कर चुके हैं तेज़ी को, लेकिन टिका नहीं पा रहे। आज शायद मार्केट थोड़ा डिसाइसिव डायरेक्शंस आपको देके जाना चाहेगा। अगर आज 250 पॉइंट की बढ़त के बाद भी बाजार में गिरावट आ जाती है तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर है। उसके एक और वजह बताता हूँ मैं, जब 46% का विक्स बढ़ा तो उसके बाद जो उसकी रिकवरी आई वो 50% भी नहीं हुई है। डैट मीन्स अगर विक्स टूटा है तो वो 20% भी नहीं टूटा, और कल जब पॉलिसी ख़त्म हो गई थी उसके बावजूद भी विक्स हरे निशान में जाके बंद हुआ है। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है, आपको मैं 2 लेवल्स के हिसाब से एक और क्लियरेंस दे देता हूँ। 24,000 आपका सपोर्ट है, 23,800 23,700 की रेंज आपकी सपोर्ट एरिया है, ये जल्दी नहीं टूटेगी। ट्रेड करने का तरीका यह है कि जितना 24,000 के आसपास आप खरीदेंगे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा, फिर 24,400 तक का पुल बैक है। रेशो क्या बन गई? 1:2, बेयर मिनिमम रेशो 1:2 बना के ही मार्केट में उतरना। दूसरा पॉइंट, जब 24,400 के आसपास आए, आपको लग रहा है कि मेरे को 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लो थोड़ा सा, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो। जो आया हुआ पैसा वो जाना नहीं चाहिए। इतनी मेहनत की, रिस्क लिया, पैसा आ गया, तो आप क्यों छोड़ना चाहते हो उस आए हुए पैसे को? तो फिर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो, भले 100 पॉइंट कमा के भी निकलो, बट निकलो। दूसरा पॉइंट ये है, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको इंडेक्स में ही ट्रेड करना है। आप चाहो तो थैमेटिक शेयर्स
थीम में भी आप पैसा लगा सकते हो। इंडेक्स से बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक और बात मैं निफ्टी के बारे में सामने आपके क्लियर कर देता हूँ। बड़े प्लेयर्स का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 5 प्लेयर्स का नाम हमेशा गिनवाता हूं मैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी। इन 5-6 प्लेयर्स में से आप रोज चेक करो कि इनका कोई सपोर्ट तो नहीं टूट रहा, इनका कोई एरिया ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, और ये बढ़ भी रहे हैं ना, तो अपना कॉन्फिडेंस को थोड़ा हाई रखो कि नहीं ये प्लेयर खड़े हुए हैं तो बाजार को ज़्यादा जाने देंगे, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट के काम आएंगे। आप पूरा बाजार थोड़ी खरीदते हो, आप सिर्फ निफ्टी खरीदते हो, फिर निफ्टी के कंपोनेंट्स का दम खरीदते हो, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन खरीदते हो। तो कंट्रीब्यूशन खुद से ही चेक कर लो कि वो 5 बड़ा शेयर्स क्या कर रहे हैं जिनके पास 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है। शॉर्ट करना नहीं है निफ्टी पे, साफ साफ रिकमेंडेशन है, शॉर्ट नहीं करें, क्योंकि मार्केट फ्यूरियस बुल रन के अंदर हमने कल भी मना किया था। आपको लग रहा होगा 180 पॉइंट में सर ने मना क्यों कर दिया। सर 100 पॉइंट 70 पॉइंट तो गैप के साथ मिले थे, और अगर आप इंट्राडे 100 पॉइंट इसी तरह से कमाना चाहते हैं तो फिर आपको हार्ड कोर प्रोफेशनल होना पड़ेगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये मार्केट एक बहुत डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह है। ये 24,000 का सपोर्ट भी लेता है, 24,400 पार भी नहीं करता। इससे डिसिप्लिन कहाँ से लेके आए? 50,000 का इंडाइसिस है, बताओ आपको डिसिप्लिन कर रहा है। लेकिन ये हार्डकोर प्रोफेशनल्स मार्केट है, ये यूफोरिया वाला मार्केट नहीं है कि ले लिया सो जाओ तो अपने आप ही पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रेंज आपको दे दी गई है, 24,000 के पास मिले तब आप खरीदारी करके चलिए, वहाँ रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नजर आ रहा है। आपने डिम्पी वैसे शॉर्ट वालों के बारे में बता दिया है कि शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन जो मौजूदा शॉर्ट लेके बैठे हैं वो क्या करें? देखिए, जिनके पास मौजूदा शॉर्ट है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलता हूँ। मान लीजिए आपके पास 24,800 का शॉर्ट है, 25,000 का है, 24,500 का भी शॉर्ट है, हाँ। तो इनके पास क्या, जिस लेवल के पास शॉर्ट है, तो अगर आपको एम्पल मनी मिल रहा है तो आप एक राउंड की प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। देखो, मार्केट को आप बार बार नीचे धकेल रहे हो, ऐसा नहीं है कि 4 बार आपको मौके नहीं मिले, आपको 3-4 बार मौके मिले, लेकिन आप मार्केट को 24,000 के नीचे नहीं धकेल पाए। लिक्विडिटी अभी भी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा है, और मिस्टर गवर्नर ने भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं बोला कि लिक्विडिटी को क्रंच कर रहे हैं या फिर उसको बढ़ा रहे हैं। और आपको कल पॉलिसी का भी पूरा इम्पैक्ट आराम से निकल गया, ठीक है, विदाउट एनी किसी नॉन इवेंट की तरह था। हमने कल भी आपको बताया था कि पॉलिसी इज नॉन इवेंट, तो नॉन इवेंट की तरह ही निकल गया वो। अब आप देखो, आपने बार बार धकेलने पर भी 24,000 के नीचे दिखा रहा है, आज आपको गैप मिल रहा है। तो एक्चुअली में सोचना बियर्स को है, बुल्स को नहीं सोचना। बुल्स तो ऑलरेडी 24,000 पे अपना खूंटा टांग के बैठे कि भाई इससे नीचे हम नहीं जाने देंगे, और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं कि भले आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स लेके आओ, लेकिन हमारे पास अपना दमखम है, हम 24,000 के नीचे इंडेक्स को नहीं जाने देंगे। तो जिनके पास भी शॉर्ट है, मान लो 24,800 की है, तो फिर आप एक काम करो, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दो, कम से कम 24,400 का दे दो। 24,400 के जैसे ऊपर आएगा अपने शॉर्ट्स को काटो, इन केस आप 400 पॉइंट कमाओगे। 24,400 वाला है तो 24,200 के ऊपर आए तो काट दो, 200 पॉइंट आप कमाओगे। 25,000 के आसपास शॉर्ट किया हुआ है तो आप 24,500 लगाओ, 500 पॉइंट लेके आप काट दो। ये इस तरह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मेरा मानना है 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। आपके पास अगर पैसे आए हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एग्जांपल के लिए 100 में से मैं अपने निजी तौर पर अगर पूछूं तो मैं 65% प्रॉफिट बुकिंग की रिकमेंडेशन 24,000 और 24,000 के आसपास देना चाहूँगा। तो ये थी सलाह शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और डिम्पी, कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी पॉलिसी के बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, के बाद दिन भर एक स्टेबल कारोबार वहां पर देखने को मिला। क्या बैंक निफ्टी से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? लॉन्ग हेजिंग की पोजीशन वो क्या करें? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, पूजा एक एग्जांपल देखिए कि बैंक निफ्टी की कोई गलती नहीं है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी डाइवर्जेंस के हिसाब से अपने हाई से 2,000 पॉइंट नीचे था। वो तो एक शरारती बच्चे के साथ बैठ गया, जो उस बच्चे ने शरारत की तो बाद में थप्पड़ उसको भी लग गया और बाद में उसको भी पनिशमेंट मिल गई और उसको भी बाहर जाना पड़ा। कुछ बैंक निफ्टी की फीलिंग ऐसी है। आप ये देखो ना कि एचडीएफसी बैंक इतने बुरे दौर में भी अपने 1600 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर रहा। कितना कुछ हो गया, लेकिन 1600 के नीचे एचडीएफसी नहीं आया। तो बैंक के कुछ एक कंपोनेंट है, और इसमें तो वेटेज बहुत काम करते हैं, क्योंकि 4 ही बैंक 5 ही बैंक के पास मोर देन 60% वेटेज है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और सरकारी बैंक में एसबीआई। सिर्फ इन्हीं बैंक को देखना है और तो किसी को देखना भी नहीं है। हालांकि 12 बैंक है इंडाइसिस के पार्ट में, लेकिन 4 बैंक का वेटेज इतना ज़्यादा है कि वो 12 बैंक के बराबर खड़े हो जाते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि निफ्टी को देखो और करो बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। कल का सेशन भी देखोगे तो आप कल बैंक निफ्टी टिपिकली हरे निशान में ही जाके बंद हुआ जैसे तैसे करके, और उसने अपने डाइवर्जेंस को भी खत्म किया है। अब मेरे को लगता है कि जो कैचअप रैली है, सिर्फ कैचअप रैली के तौर पर भी बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ सकता है, लेकिन आपको
आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखना और कोई हो सकता कंफर्ट जोन के अंदर लेना। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? ये कंफर्ट जोन है 50,000 का। आप जितना 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी को प्लस करेंगे उतना आपके लिए ठीक होगा। जैसे कल की क्लोजिंग 50,156 की है, आज आप गैप मिल गया, बोले हम गैप को हम चेज करेंगे, तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। गैप को आप चेज मत करो, फिर क्या होगा ना, आपसे 450 500 पे प्लस आ जाएगा। मान लो 500 का प्लस आ गया, कमाओगे कितने? 300 पॉइंट। रिस्क कितने का? फिर से 500 पॉइंट का। तो आपकी रेशो बिगड़ गई। ध्यान रखिएगा, रेशो आपके हाथ में है। सौदा प्लस करते समय कोई आपका हाथ पकड़ के सौदा प्लस नहीं करवाएगा, लेकिन एक बार प्लस हो गया तो फिर आप उसी मार्केट कंडीशन के अधीन हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको देखने और समझने के अलावा और आपके चारा नहीं है। इसलिए सौदा प्लस करते समय अड़िग रहो, डटे रहो, अपने ही लेवल पे टिके रहो। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। और बाजार कहीं बंद नहीं होने जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, बाजार यहीं चल रहा है। ठीक, तो आपको एक काम करना है, 50,000 के जितना करीब खरीद सको उतना खरीदो। 200 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दो, पैनिक लो बनता है 49,800 का। और एक और चीज़, दोनों इसका भी टारगेट है, इसका टारगेट है 50,800, तो 800 तक का पुल बैक आएगा। बोलेंगे सर इसमें तो 800 पॉइंट है, निफ्टी में बता रहे हो 200-250 पॉइंट है। वो इसकी वजह है, एक तो ये रेशो में ज़्यादा होगा और दूसरा इसको कैचअप भी करना है, जो पुराना हिसाब किताब है वो भी तो पूरा करना है। तो इसका 50,800 तक का टारगेट है। कुल मिला के सारी बात कहने का लबोलबाब यही है कि आपको लेना है, आप हमारी तरफ से मना नहीं है, बट अपने ही लेवल से प्लस करो, अपने ही लेवल से काटो। और एक और चीज़, अगर आप एक फाइनल क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको उससे पहले ही जवाब देता हूँ। ये ठीक कब होगा बाजार, इसका कौन सा इसका चिन्ह है वो मैं बताता हूँ। दो लेवल्स, बैंक निफ्टी 50,800 तब ग्लोबल मार्केट्स के ओरा से बाहर निकल आएगा, निफ्टी के लिए 24,400 ग्लोबल ओरा से बाहर निकल आएगा। तो ये दो लेवल्स हैं, आप याद रखिएगा, इन दोनों के आते ही, क्लोजिंग होते ही आप इस ओरा से बाहर निकल आएंगे। शॉर्ट करना नहीं बैंक निफ्टी को, अगला क्वेश्चन था, मैंने उसको यहीं किल कर दिया। बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल भी राय नहीं है। देवांग शाह, अंशुल जैन, अक्षय पी भागवत आज के हमारे मेहमान हैं, वो मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज शुक्रवार के दिन आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमको थोड़ा गाइड भी कीजिएगा और आपकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। अंशुल जैन आपसे शुरू करें, गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइए आपका इंडेक्स पे टेक क्या है, और अगर हमने कहीं भी कोई गलती की है लेवल्स बोलने में या डाटा एनालिसिस में तो उसको थोड़ा करेक्ट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बताइए सर क्या करना है आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे, फिर शेयर्स जानेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए डिम्पी जी, मैं आपके साथ पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। एक जगह जो तो मुझे लगता है कि मार्केट में दो इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। तो इनसाइड बार में अगर हम देखें तो जनरली इनसाइड बार एक दिन की बनती है और नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आता है। अगर एक दिन से ज्यादा इनसाइड बार बनता है तो फिर ये होता है कि मार्केट में 3 या फिर 5 दिन की इनसाइड बार बनती है और कल 2 दिन की बनी है। अब यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज का सेशन और मोस्ट लाइकली हम इनसाइड बार ना भी रहे तो हल्का सा जो परसों की रेंज है उसके अंदर ही रहेंगे। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग इनसाइड ही रहेंगे। और उसकी वजह ये है कि एफआईआई डेटा को अगर देखें, जो मैं इसका डिस्क्लेमर दूंगा कि ये ठीक है। अंशुल आपसे ना हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक बार वापस बोलेंगे, एक बार वापस बोलिए प्लीज। देखिए इनसाइड बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2 दिन इनसाइड बार हो चुकी है। जनरली इनसाइड बार का पैटर्न जब फॉर्म होता है तो 3-5 दिन का होता है। अगर वो एक दिन से ज्यादा एक्सटेंड करता है और 2 दिन हो चुका है तो मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आपसे आज बात ही नहीं हो पा रही है, आज तो मुहूर्त ही नहीं आपसे बात करने का। शुरुआत में लगता है थोड़ी देर में करते हैं सर, एक बार एक काम करते हैं, आपको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, वापस से कनेक्ट करते हैं, दूसरी लाइन पे लेते हैं, जिस लाइन पे थोड़ी फ्रीक्वेंसी और फास्ट है उस पर आपको लेके वापस से कनेक्ट करते हैं। अंशुल जैन अभी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी आपका भाव समझ गया। एक काम करते हैं, अक्षय पी भागवत से पहले उनके ट्रेड समझ लेते हैं, जब अंशुल से वापस बात होगी तो अपनी बात को कंप्लीट कर देंगे। अक्षय सर गुड मॉर्निंग, अपने शेयर्स के साथ कीजिए शुरुआत सर। जी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, पूजा जी और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। तो चॉपी ट्रेडिंग सेशन है मार्केट्स में और दोनों तरफा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखे तो थोड़ा ब्रेड्थ मार्केट का सुधरता हुआ दिख रहा है। तो आज के दो मेरे जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं दोनों ऑटो क्षेत्र से है। तो पहला है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आप देखें तो एक कहीं ना कहीं
ब्रेकआउट हमने कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले देखने को देखा था, वो ब्रेकआउट एरिया वापस टेस्ट कर रहा है। 3 दिन ब्रेकआउट एरिया का सपोर्ट होल्ड करने के बाद वापस उछलने की कोशिश में है। ओवरऑल जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है 1087 और 1105, ये 2 टारगेट बनते हुए दिख रहे टाटा मोटर्स में। स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे 1015 का बनेगा। दूसरा शेयर है अशोक लेलैंड, जिसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है। हल्के से करेक्शन में मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक री एंट्री के, तो अशोक लेलैंड बाय करने की राय रखूंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 272 और 283। स्टॉप लॉस बनेगा 235 का। ठीक है, तो मौजूदा बाजार में ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। कल हमने देखा था कि अच्छा चल भी रहे थे और तमाम ऑटो स्टॉक्स, इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। आप अभी भी तेजी करके चल सकते हैं। अब देवांग के पास जाएंगे। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कहां पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट इप्का लैब में देख रहे हैं ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट। हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1400 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1336। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हमने देखा है कि डेली चार्ट पॉजिटिव ट्रेंड है, एक इंट्राडे चार्ट पे एक सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिवर्सल देखने मिला है। तो एसबीआई लाइफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1668, टारगेट है 1775। ठीक है, तो ये है सलाह दिवांग जी की तरफ से। इप्का लैब 1400 के लक्ष्य के लिए और एसबीआई लाइफ में 1775 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। अंशुल जी से वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। अंशुल जी, आपको आवाज आ रही है अब क्लियर? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए, आप कहां पर देख रहे हैं आज ट्रेड के मौके सर? देखिए, 2 स्टॉक्स रहेंगे मेरी वॉच लिस्ट में, क्योंकि मार्केट में हम साइड टू बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ रहेंगे और जहां ब्रेकआउट है मार्केट के अगेंस्ट अल्फा जनरेट हो रहा है, वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। यहाँ पे 129 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, इसको 738 पे बाई करना चाहिए। 725 का स्टॉप लॉस रहेगा और 750 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है एमएफएसएल। यहाँ पे भी 150 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है और फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न से कल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो 1105 लेवल को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर 1205 तक हम जाते हुए दिखेंगे। ठीक है अंशुल जी। मैक्स फाइनेंशियल आपकी तरफ से एक दिया गया शेयर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपकी तरफ से दिया गया शेयर है। दोनों लॉन्ग साइड पे है। दोनों का नेचर ऑल दो मार्केट की ज़्यादा तेज़ी मंदी से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये निजी कारण से चलते हैं और दोनों के दोनों शेयर्स का कुछ कुछ नेचर ऐसा ही। आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि मैक्स फाइनेंशियल उस दिन चल रहा होता है जिस दिन बाजार वीक होता है, या उस दिन गिर रहा होता है जिस दिन बाजार स्ट्रांग होता है। तो ये इंडिविजुअल प्ले है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे देवांग सर की कॉल, तो उन्होंने एक एसबीआई लाइफ दिया आपको, ये भी सॉर्ट ऑफ वैसे ही है इंश्योरेंस का। सोलो शेयर्स, इप्का लैब थोड़ा बहुत डिफेंसिव जैसा शेयर्स हैं, ठीक है। तो इप्का लैब हो गया। अब इसके अलावा आपको अक्षय पी भागवत ने भी आपको ट्रेड दिया। एक बार अक्षय सर के भी ट्रेड दिखाओ। अक्षय सर के जो ट्रेड है उसमें टाटा मोटर्स है पहला ट्रेड। तो टाटा मोटर्स आपको ध्यान ही होगा कि एक अच्छा 1000 के ऊपर, ये इसकी सिंपल सा है, 1000 के ऊपर तो स्ट्रॉन्ग, 1000 के नीचे तो वीक। ये कुछ कुछ वैसा ही बन गया है। जैसे हमारा एक और शेयर था टाटा केमिकल्स, ये भी 1000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 1000 के ऊपर वीक हो जाता है। दूसरा शेयर है अशोक लीलैंड। ये ऑटो कंपनीज काफ़ी पिटी हैं, थोड़ा पुल बैक आ सकता है इसमें। तो एक कमर्शियल सेगमेंट, हार्ड कोर कमर्शियल हो गया, और एक पैसेंजर प्लस कमर्शियल का है टाटा मोटर्स, दोनों के अंदर प्ले देखने को मिल सकता है। तो सर का पूरा फोकस ऑटो पे है। एसबीआई लाइफ और इप्का लैब देके आपको सर ने बता दिया है दिवांग ने कि अभी आप थोड़े डिफेंसिव रहो, और आईसीआईसीआई और मैक्स फाइनेंशियल से अंशुल जैन ने आपको थोड़ा और क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ एक शेयर्स आपके सामने, हमने आपके सामने रखे हैं। अब आगे बढ़ें और शरद दुबे को अपने साथ जोड़ लेते हैं, ताकि कल बंद होने के बाद जिन कंपनीज के तिमाही नतीजे आए, यानी कि क्वार्टरली अर्निंग्स आई हैं, वो कौन कौन सी अर्निंग्स थी, कैसी अर्निंग्स थी, एक बार समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले आयशा मोटर्स के बारे में बात करूंगा। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर नंबर्स देखने मिले हैं। आय में भी लगभग 10% का उछाल आया है और मार्जिन्स में भी
92 बेसिस पॉइंट्स का जंप आया है। एबीबी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर 2024 के सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स यहाँ पे नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। EBITDA मार्जिन में भी अच्छी उछाल है। पैट और रेवेन्यू एनालिस्ट एस्टिमेट बीट किया। LIC करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ऑपरेशनल पैरामीटर जब भी हम देखते हैं जैसे कि परसिस्टेंस रेशियो 65 61 मंथ रेशियोज ये सारे स्टेबल आए हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 50% से ज़्यादा का ग्रोथ अक्रॉस पैरामीटर्स यहाँ पे आया है। एस्ट्रल की बात करें तो थोड़े कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और यहाँ पे ऑफकोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट आया है। लगभग मार्जिन में 22 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया और एनालिस्ट एस्टिमेट से कमज़ोर नतीजे आए हैं। बाइकॉन लगातार 2 से 3 क्वार्टर में जो है यहाँ पे देखने मिल रही है वीक सेट ऑफ नंबर्स आ रही है और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में भी लगभग 280 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट भी आया है। कॉनकॉर की बात करें हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि देखिए ऑप्टिकली तो नंबर्स ठीक दिख रहे हैं लेकिन जो एनालिस्ट एस्टिमेट था इस बार वो ज़्यादा था तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी नंबर्स जो है मिस हुई हैं एस्टिमेट्स में। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे अर्निंग स्पेसिफिक जो है आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कॉनकॉर के नतीजे कमज़ोर हैं, बायोकॉन के नंबर्स कमज़ोर है। कॉनकॉर से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी की जा रही थी लेकिन अनुमान के मुताबिक नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे तो नंबर्स वीक दिखाई दे रहे हैं कॉनकॉर के। इसके अलावा आइशर और एबीबी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं और LIC और कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स अनुमान के मुताबिक देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स। नतीजे कैसे थे वो भी हमने आपको बताए। इसका रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। आगे इन सभी शेयर पर हम चर्चा भी करेंगे लेकिन शरद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है मैं ग्रीव्स कॉटन का नाम लूँगा और ये जो है हमारे खबर पे मुहर लग गई है। हमने जो है 30 जुलाई को स्टोरी ब्रेक की थी कि कंपनी को नए EV सब्सिडी के जो स्कीम है वहाँ पे अप्रूवल मिल सकती है और अब जो है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि जो EV सब्सिडी अप्रूवल है गवर्नमेंट से मिल गई है। इसको EMPS कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से आता है। अब उनको 2 चीज़ है, एक तो अलाउ करने लगा है कि जो EV उनके व्हीकल्स है अब उसकी टेस्टिंग भी अलाउ इस स्कीम में कर सकते हैं। इस स्कीम में लगभग 10,000 रुपये का जो है एक इंसेंटिव रहेगा और एनालिस्ट का मानना है कि स्कीम स्पेशली जो गुजरात का स्कीम है उसके साथ वहाँ पे सेल ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी एक स्कीम है 10,000 रुपये का सब्सिडी का। तो ग्रीव्स कॉटन के लिए जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और हमारे ET नाउ स्वदेश में खबर की मुहर भी लगी है। बात करेंगे दूसरा स्टॉक MCX पे। यहाँ पे फोकस रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। सेबी ने अप्रूव कर दिए प्रवीणा राय को MD और CEO बनने के लिए कंपनी में। और याद रखिए कंपनी में ऑफकोर्स थोड़े बहुत नेगेटिव फ्लोज आए थे, सॉफ्टवेयर इश्यूज थे, अब वो सब कवर्ड हो चुके हैं और एक नया मैनेजमेंट आया है। करेंटली वो COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं और इनके जो स्ट्रीट क्रेड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली टेक को लेके और पेमेंट्स को लेके। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स MCX में जो है आप ज़रूर इस स्टॉक को ट्रैक करिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम्स में अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अब बात करता हूँ मैं गेल का। यहाँ पे गेल ने जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट JV किया है जहाँ पे वो गैस बेस्ड पावर प्लांट पे जो है ऑपरेशंस पे काम करने वाले हैं। LIC की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी बांग्लादेश की बिज़नेस की अपडेट के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी पार्शियल ऑपरेशंस उन्होंने रिज्यूम कर ली है 8 अगस्त से। हालांकि सिचुएशन बांग्लादेश में अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है और ओवरऑल जो है ऑपरेशंस को थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकती है। बट देखा जाए तो ज़्यादा घबराने का बात नहीं है क्योंकि जो इनका एक्सपोजर है रेवेन्यू का वो मात्र 2 से 3% का भी नहीं होगा जो हमने चेक किया था बांग्लादेश को लेके। आखिर में GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 13 अगस्त को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट होने वाली है जहाँ पे फंड रेज की जो है कंपनी विचार करने वाली है। तो ये 5 अहम खबरों वाले शेयर है जहाँ पे आज एक्शन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए अहम खबरों वाले शेयर्स जो अभी शरद आपको बता रहे थे। अब इन खबरों पर, नतीजों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं ये बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ, क्योंकि अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे 20% का पैट ग्रोथ देखने को मिला था, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला और इसके बाद एक मिक्स्ड व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो UBS की अगर माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5,820 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आगे जाके हमें कहीं पर रिवाइवल जो है वॉल्यूम्स में वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें JP मॉर्गन ने, वहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4,435 रुपीज़ का किया है,
क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे CV वॉल्यूम्स में हमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आखिर में अगर हम इन्वेस्टर की माने तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3910 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसके वजह से वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है, और इस स्टॉक को वो एक क्वार्टरली अल्फा सेल आइडिया के रूप में भी आगे रखते हैं इस क्वार्टर के लिए। अगली बात करते हैं भारत फोर्ज की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे अच्छा जो नंबर्स का वो देखने को मिला था, डिफेंस में भी काफ़ी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली थी, और आगे जाके और भी लीग ड्राइवर्स ग्रोथ ड्राइवर्स है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 44,000 का दिया है। उनका मानना है कि कहते हैं आगे जाके H2 में जो कि सेकेंड हाफ रहेगा वहाँ पे सेल्स का डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छा हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा, और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं आधार हाउसिंग की, क्योंकि नोमुरा ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ का दिया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 21% का AUM ग्रोथ देखने को मिला था। डिस्बर्समेंट जो थे वो थोड़े लो थे, क्योंकि RBI के सर्कुलर की वजह से जो डिस्बर्समेंट है वो लो देखने को मिले, बट क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिला, और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1780 रुपीज़ का दिया है। हमने अगर शेयर में देखा तो कहीं पे एक थोड़ी देखने को मिली थी, और इसके लिए उनका मानना ये है कि अगले 15 दिनों में कहीं पे जो शेयर है वो ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है, और वैल्यूएशंस भी है फिलहाल के लिए काफ़ी इनएक्सपेंसिव लगती है, और इसीलिए उनका ये जो ओवरवेट रेटिंग है वो उन्होंने बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब स्टॉक्स पे आज फोकस बना रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स पे ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ गई, खबरों वाले शेयर्स आपने देख लिए, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि इस समय अर्निंग्स कौन कौन से आई हैं। एक काम करते हैं, इसी इंडसइंड बैंक की ही रेटिंग से लेके चलते हैं, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग है मॉर्गन स्टैनली की, और 1750 प्लस तक के टारगेट्स भी हैं। अब एक बार जरा इंडसइंड वाली रिपोर्ट ही रखिएगा सामने पे, एक बार दिवांग आप चेक करेंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात करें डेली चार्ट पे अभी भी स्टॉक में ट्रेंड जो है नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में, तो सेल एंड रैली राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 1375 रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, डाउन साइड अराउंड 1330 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और शेयर भी जरा चेक करवा लेते हैं। आयशर मोटर के एक बार जरा नंबर्स आए होंगे स्क्रीन पर, आयशर मोटर का एक बार नंबर्स दिखाएंगे आप, और आयशर मोटर पे एक बार अक्षय पी भागवत आपका टेक चाहिए। जी, आइशर मोटर्स का कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था बहुत ही अहम सपोर्ट जोन पे क्लोज हुआ है। 4575 रफली आप देखें, तीसरी बार ये सपोर्ट एरिया टेस्ट हो रहा है, और बार बार आप हिस्टोरिकल प्राइस डेटा देखें तो यहीं से स्टॉक एक रिकवरी करता है। तो एक सपोर्ट पे है, आज देखना पड़ेगा कि सपोर्ट से उछलता है कि नहीं। जिनके पास है उनको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4490। वापस रिकवरी आएगी स्टॉक में तो आपको 4790 तक जल्दी देखने को मिलेगा। करना है, नया बाय नहीं करना, नया तो बाय नहीं करना है ना सर, होल्ड ही करना है ना आयशर मोटर सर। होल्ड करना है, होल्ड करना है। ठीक है, नया बाय नहीं करना, सिर्फ होल्ड ही करके रखना है। एक और शेयर के बारे में पता कर लेते हैं। उस शेयर का नाम है शोभा डेवलपर्स के नाम से, एक बार जरा वो भी दिखाएं, शोभा डेवलपर्स। एक बार दिवांग आप उसको चेक करेंगे। शोभा डेवलपर की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में जो अभी करेक्शन देखने मिला हायर लेवल से, बट एक नियर बाय सपोर्ट जोन के पास है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड कर सकते। 1650 का एक स्टॉप लॉस रख के स्टॉक के अंदर अपसाइड अराउंड 1740 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। डन सर। एक और कंपनी के बारे में मेरे को बातचीत करनी है, अक्षय पी भागवत आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। उस शेयर का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। इसके आज नंबर्स आने हैं, और हमने कई बार इसके बारे में ना थोड़ा सा पहले से भी नोटिस कर रखा है कि हाँ जुबिलेंट फूडवर्क का चार्ट अच्छा है, बढ़िया चल सकता है। एक दो दिन पहले काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने इसको नोटिस भी करवाया था। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, ये 3 महीने का मत दिखाओ, सिर्फ कल या हफ्ते भर का दिखाओ, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं तो नियर बाय का जज चाहिए अपने को, पुराना क्या करेंगे देख के। तो हफ्ते भर का चार्ट दिखाओ। तो अब मेरे को बताइए अक्षय, ये प्लस करना है कि नहीं करना? बिल्कुल फ्लैट है प्राइस के टर्म्स में। तो जी,
जी कल का आप अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बना जो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटीमेंट है प्राइस में, और ऊपर से अगर आप आरएसआई को भी देखें तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। तो कुल मिला के छोटी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, और रेजिस्टेंस भी मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो एक मैसिव रेजिस्टेंस जो है 628 से 630 के जोन में है, और ये पोजिशनल रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक में। तो 630 ये पार करना बहुत जरूरी है, कोई बड़ी तेजी होनी है तो। करंट जो रीडिंग है वहां से हल्की सी अगर करेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट के बाद आ जाए शायद, तो 580 या 575 तक डिप में मिल सकता है। वहां लेने के लिए हम रिविजिट कर सकते हैं, तो फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि हल्की सी डिप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुबिलेंट फुटवर्क्स में। वेट एंड वॉच डिप्स दोनों की स्टैंपिंग इसलिए है क्योंकि जिनके पास है उनको थोड़ा वेट करना है, और जिनके पास नहीं है उनको बाइंग ऑन डिप्स करना है। इसलिए हमने दोनों स्टैंपिंग की आपके लिए कि भाई डिप मिले तब प्लस करो, नहीं तो जिनके पास है वो सिर्फ वेट करो। तो सारी स्टैंपिंग से आपको ना मोटा मोटी क्लियर हो जाता होगा हम क्या कहना चाहते हैं। कई बार क्या होता है आप नहीं सुन रहे, आप कहीं बाहर हैं, आपके सिर्फ नज़र गई है स्क्रीन पर, अच्छा जुबिलेंट पे बात हो रही है, पता नहीं चल रहा कि क्या बात हुई है। तो हो सकता है आप काम करते करते टीवी देख रहे हो। तो ये जो स्टैंपिंग होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब पता लग जाता है स्क्रीन से, अच्छा ये कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच करो, या ये कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करो। तो इससे थोड़ा क्लियर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर शेयर पे स्टैंपिंग की जाए। और मैं फिर से बोलूँगा एक स्टॉप लॉस और टारगेट भी हम जल्दी आपके लिए ले आएंगे, ताकि जो एक्सपर्ट स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए बोल रहे हैं ना वो फटाफट लिख दे, ताकि आप कहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, दूर बैठे हैं, आपकी आते जाते नज़र पड़ी है, तब भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। एलआईसी को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है। कंपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपना मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकती है, ये खबर निकल कर आ रही है। और इस खबर पर और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ अनुराग शाह मौजूद हैं। अनुराग बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ये एलआई जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरने का मन बना चुकी है, और इसी साल के अंदर एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी हिस्सा खरीदने जा रही है और मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने जा रही है। ये जानकारी एलआईसी के एमडी एंड सीईओ हर्ष मोहन सिंह ने कल क्वार्टरली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी है। और इसके अलावा एलआईसी का ये मानना है कि कंपोजिट लाइसेंस जो है वो आने वाले दिनों में अलाउ कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से उसकी मंजूरी मिल जाएगी, और उसके बाद जो है एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतर सकती है। पहले एलआईसी खुद अपना हेल्थ कंपोजिट लाइसेंस लेने के बाद अपना हेल्थ कारोबार शुरू करना चाहती थी, लेकिन अब जो एलआईसी के द्वारा अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है और देश के अंदर जो मौजूदा 7 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का काम करती है, बाकी कोई नॉन लाइफ प्रोडक्ट नहीं बेचती है, तो उनमें से किसी एक कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक खरीदने एलआईसी जा रहा है, और उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है, और इंटरनल एनालिसिस भी एलआईसी के द्वारा किया गया है। ये जानकारी एलआईसी के एमडी सीईओ ने दी है। इसके अलावा एलआईसी का जो रियल स्टेट है उस पे भी एलआईसी जो है उसको प्रोफेशनली मैनेज करेगा, जिससे जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनको बेहतर उनकी वैल्यू मिल सके। हेल्थ कंपनियों के नाम आइडेंटिफाई हो पाए हैं अभी तक कि कौन कौन सी कंपनियां हैं टॉप लिस्ट में जिसमें कि एलआईसी मेजॉरिटी हिस्सा खरीद सकती है? क्या कोई लिस्टेड कंपनी का भी नाम है इसमें? देखिए, देश के अंदर जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मात्र 7 ही है। उसमें से 2 कंपनियां जो है नारायणा हेल्थ और गैलेक्सी एलाइड हेल्थ इंश्योरेंस, उनको 2024 में ही लाइसेंस मिला है, तो वो बहुत छोटी कंपनी है, उनके द्वारा कोई खास कारोबार अभी तक किया नहीं गया है। तो उसके बाद 5 कंपनियां बचती है। उन 5 कंपनियों में 2 कंपनियां हैं, ये जो एक कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि पहले से ही लिस्टेड कंपनी है, और दूसरी कंपनी है जो कि प्रक्रिया में है। तो ये 2 कंपनियां भी एक तरह से अनुराग थोड़ा दिक्कत हो रही है आपके। जी
चलिए अनुराग के साथ संपर्क करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, एलआईसी एक अलग स्ट्रैटेजी के थ्रू अब हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी। पहले वो अपना ही कारोबार शुरू करने वाली थी, लेकिन अब दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद सकती है। यहाँ पर एलआईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान भी आया है। तो स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव होगा, जो कि आने वाले समय में कंपनी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। लिस्टेड एंटिटी में देखें तो स्टार हेल्थ का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिए। इस पर फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, विवेक कारवा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। विवेक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये एलआईसी से जुड़ी जो खबर आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वैसे तो काफ़ी समय से बात हो रही थी कि हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री लेगी, अब स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी में ही मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद सकती है। कैसे देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को एलआईसी के लिए? ये बहुत पॉजिटिव रहेगा मुझे लगता है। देखिए ओवरऑल क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी और सेक्टर था, वहां पे मुझे लग रहा था कि एक प्लाटू हमने टच कर लिया है और एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए थे। और लाइफ इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है फिलहाल कम है भारत में, लेकिन उसका जो अवेयरनेस है वो बहुत लंबे समय तक आपको लगेगा कि इसको और ज्यादा पेनिट्रेशन करे। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही है। और आज के दिन ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो कॉर्पोरेट हो, वो इसको हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स हो, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस की ओर ज्यादा झुकाव है कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि अब लोगों का ये भी एक मानना है कि हाँ भाई, अगर लाइफ इंश्योरेंस कुछ हो जाता तो है वो, अगर आपकी जीते जी कुछ होता है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसके लिए, और जो एलआईसी का एजेंट बेस है, करीबन 20 लाख एजेंट्स हैं इनके पास। और आज भी आप अगर टायर 3 और रूरल सेक्टर में जाओ, जो विश्वास एलआईसी के नाम पे है वो दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के नाम पे नहीं है। हाँ, फिलहाल प्राइवेट ने ज्यादा अच्छा किया एलआईसी से, ये एक मानने की बात है। लेकिन जो जो झुकाव रहता है ना, वो भी इस समय ये एलआईसी की तरफ जाएगा। आज भी अगर आप देख ले तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिख जाएंगे कि 10 में से 5 ने या तो यूनाइटेड इंडिया या फिर ऐसी कंपनी से, मतलब जो सरकारी कंपनी है वहां से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्योंकि वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा है। तो एलआईसी आएगी तो एलआईसी के लिए तो ये रहने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़, और इसी पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आ रही है। खुद मैनेजमेंट ने ये बयान दिया है, वो हमने आपके सामने ये चला भी रहे हैं। तो ये स्टॉक पर नजर रखिए, खबर काफी इंपॉर्टेंट है एलआईसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट में एक और अहम रिपोर्ट आई है ल्यूपिन पर। जेपी मॉर्गन ने डबल अपग्रेड किया है स्टॉक में, रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की कर दी है, लक्ष्य 1560 से बढ़ाकर 2400 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। तो काफी अच्छा यहाँ पर अपग्रेड आया है, पॉजिटिव खबर है ल्यूपिन के लिए। मजबूत पाइपलाइन, यूएस कारोबार में तेज ग्रोथ संभव, FY27 में कोर कारोबार का मार्जिन सुधरकर 22% होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो ल्यूपिन के लिए काफी एक पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। अपने एक्सपर्ट से भी इस पर सलाह ले लेते हैं। अक्षय जी, क्या सलाह होगी आपकी ल्यूपिन पर? जी देखिए, कोई दो राय नहीं कि लुपिन का प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, और ये 2015 का जो ऑल टाइम हाई लेवल 2130 के आसपास वो छूने की कोशिश करेगा। तो 2050 का, जैसे मैं देख रहा हूँ कल का क्लोजिंग था, तो ट्रेडर्स जिनमें शॉर्ट टर्म पोजीशन बेट्स लेना चाहे उनके लिए 2150 अप्रोक्सीमेटली ये आपका टारगेट एरिया बनेगा। वहां पे एक पावरफुल ब्रेकआउट होना चाहिए, तो पर उसको सब टाइम लग जाएगा। तो जिनके पास है उनको लॉन्ग टर्म तो होल्ड ही करना है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट एरिया करीबन 2150 का बनेगा। तो होल्ड या बाय की सलाह करूंगा लुपिन में। तो दोनों ही तरीके से आप ल्यूपिन पर नजर रखिए। आपको फ्रेश खरीदारी भी अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए स्टॉक में, और तेजी होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है भारत फोर्ज पर, लेकिन भारत फोर्ज से पहले एक बार MCX देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। MCX पिछले काफ़ी समय से खबरों में है पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, और अब एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। सेबी ने प्रवीणा रॉय को
और सीईओ बनाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की सीईओ हैं, तो एक बड़ा नाम जुड़ रहा है यहाँ पर एमसीएक्स के साथ। और हम देख रहे हैं कि कुछ समय से एमसीएक्स फोकस में भी है कुछ पॉजिटिव खबरों के चलते। एमसीएक्स पर विवेक जी आप ही से सलाह लेंगे। ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी खबर आ रही है, प्रवीणा रॉय अब एमडी और सीईओ होंगी। अब इसके बाद एमसीएक्स में किस तरह के अनाउंसमेंट, क्या आप कुछ सुनना चाहेंगे नए सीईओ से? और ये जो बदलाव हुए हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं? तक अभी जैसे आपको दिखेगा कि करेंसी डेरिवेटिव्स में एक बैन लगा हुआ है, क्योंकि वो बिटकॉइंस का कुछ इशू हुआ था। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ग्लिचेस नहीं आते एक्सचेंज में, और ये तो ठीक है, एक फैक्टर है, विथ एक्सपीरियंस शी इज कमिंग। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर एक्सचेंज एक मोनोपोली एक्सचेंज है ऑलमोस्ट एमसीएक्स, खाली अगर आज आपको ऑफलाइन में एनएससी मिलता है, ऑनलाइन में बीएससी स्टॉक्स मिल जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो, लेकिन कमोडिटीज में सिर्फ एक ही एक्सचेंज है लिस्टेड। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एमसीएक्स भी ठीक है, एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, फिलहाल वैल्यूएशन वाइज ये काफी बढ़ चुका है, तो शॉर्ट टर्म मैं नहीं देखना चाहूंगा इसको, थोड़ा सा कॉशियस ही रहूंगा। इस आज की न्यूज के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत एक मूवमेंट आए, में बहुत बड़ा ये इसको मतलब पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली उछल जाए ये कोई जरूरी नहीं। और कुछ कुछ और स्टॉक्स भी हैं। मैं ना आज थोड़ा उन स्टॉक्स को भी लेना चाहूँगा। एक्चुअली में ना जब फ्राइडे का सेशन आता है ना, मेरा ऐसा निजी तौर पर मानना है, मैं थोड़ा अपनी टीम से भी इस बारे में बात करूँगा कि भाई एक काम करते हैं, फ्राइडे आते आते तक ना थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले मैटर पे ज़्यादा आ जाओ। FAQs रखो एक 10-15 मिनट का, ताकि जितने लोग जो अपने अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कई बार हम मौका नहीं ले पाते उनसे बातचीत करने का, फिर कॉलर शो में भी लिमिटेशन होती है, ताकि रैपिड फायर राउंड से फटाफट से उनके उसके जवाब दिए जा पाए, ताकि सैटरडे संडे उनका बढ़िया से निकले, उनके पास एक राउंड की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं थोड़ा उन्हीं में से उनके ही क्वेश्चंस लेता हूँ। बजाज फिनसर्व है, सायन बेरा जी का भी एक सवाल था मेरे पास। बजाज फिनसर्व जरा जल्दी से चेक कीजिएगा। दिवांग स्पीड से करेंगे अब हम। दिवांग, बजाज फिनसर्व जरा बताइए क्या करना है। बजाज फिनसर्व की बात करें, स्टॉक में जो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड नेगेटिव है। सपोर्ट भी स्टॉक्स ने डेली चार्ट पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे पॉसिबल है थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। 1510 तक के जोन है स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 1580 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। ठीक है, BPCL एक बार जरा दिखाएं। BPCL, अंशुल जैन आप आ गए हैं वापस, तो आपको आवाज़ आई होप अच्छे से आ रही होगी। एक बार जरा BPCL देखना। जी, मैं इन तीनों स्टॉक्स पे मतलब इस पूरे सेक्टर पे काफी बुलिश हूँ, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टेक्निकली। बीपीसीएल में 109 दिन का कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट आया है और फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ये स्टॉक 346 347 निकलता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी 370 375 की। आज मैं इसको अपनी पिक में लेना चाह रहा था, लेकिन ब्रेकआउट आया नहीं था। अगर ब्रेकआउट देता है तो ओपनिंग कॉल में शायद यही मेरा ओपनिंग कॉल रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट ले लेता है 345 346 का। अंशुल थोड़ा और जल्दी बताना, एक RVNL, क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं और हम उतने ले नहीं पाते। RVNL और कैंपस एक्टिववेयर स्पीड से बताइए। RVNL में क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी, बल्कि रेलवे के और डिफेंस के सारे स्टॉक्स में मेरी क्लियरली एग्जिट की सलाह है, क्योंकि अप कैंडल्स पे वॉल्यूम बहुत कम है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है। सब में डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न दिख रहा है। RVNL हाई लाइकली है कि 430 रुपए तक नीचे आ जाएगा, तो RVNL से क्लियरली एग्जिट की सलाह है। एक्टिववेयर देखिए, कैंपस में हम लॉन्ग है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय दिया है। कैंपस बाटा दोनों मेरे को अच्छा लग रहा है। कैंपस रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट को 295 पे, करंट मार्केट से बाय करना चाहिए। 275 का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट ऊपर में 345 का रहेगा। थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन इवेंचुअली कैचअप करेगा। जब बाटा टॉप आउट होगा तो फिर ये सेकंड लाइन में चलना स्टार्ट होगा। 3 शेयर में फटाफट से अक्षय पी भागवत से भी लेता हूँ। अक्षय सर जरा स्पीड से बताइएगा, हाँ काफ़ी समय कम है। एक तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल देख के बताइए, फिर मैं और पता करता हूँ। मिर्ज़ा इंटरनेशनल जी, रेंज बाउंड स्क्रिप्ट है। 48 अपर एंड ऑफ द रेंज, 42 लोअर एंड ऑफ द रेंज। कोई नया ट्रेड नहीं बन पा रहा है। जिनके पास है उनको 42 का स्टॉक रखना है और 47 48 का रेंज के छुए जब भी स्टॉक तभी एग्जिट लेना है। BEML जरा देख के बताना। BEML, प्रोड्यूसर साहब स्टैंप करते जाना। BEML
जी, BML का नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, पर 3800 एक सपोर्ट जोन है, तो हल्का सा एक उछाल जरूर मिलेगा 4200 तक, वहां पे आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, इन्फीबीम भी आपको चेक करना है सर। इन्फीबीम भी जरा देख के बताइए। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, ये प्राइस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, तो 34 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट है, तो जो जिनको नई खरीदारी करनी है 34 ब्रेक और सस्टेन होने दे, जिनके पास है उनको होल्ड करना है ऑन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्रेकआउट, उनके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 31 रुपीज का। यूबीएल आप चेक करना सर, आप ही चेक करो। यूबीएल प्लीज, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, तो नया ट्रेड नहीं बन पा रहा है, पर जिनके पास है उनको 1900 के स्टॉप लॉस से बने रहना है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2-3 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी कि सपोर्ट होल्ड कर पाएगा कि नहीं, तो 1900 का स्टॉप से होल्ड कीजिए। ठीक है, अंशुल जैन आपके पास वापस आ रहा हूँ, जरा स्पीड से और शेयर भी चेक करवाता हूँ आपसे। एससीसी चेक करो और कल्याण ज्वेलर्स चेक करो सर। एससीसी और कल्याण ज्वेलर्स। देखिए एचसीसी में प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। 2 ब्रेकआउट्स आए थे, दोनों ब्रेकआउट को फेल किया है। सारे ब्रेकआउट के स्टॉप लॉस 45 हैं, तो 44.5 आखिरी लाइन ऑफ सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर स्टॉक एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा। तब तक जिसके पास है होल्ड की सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे मैं दे नहीं रहा हूँ। दूसरा कल्याण ज्वेलर्स 20 डे मूविंग एवरेज के पास 3 दिन से इनसाइड बार बना रहा है, टाइटली क्वाइल्ड है। 552 निकलता है तो इसमें इमीडिएट बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस 528 का रहेगा और टारगेट स्विंग हाई 633 का रहेगा। तो कल्याण काफी अच्छा लग रहा है। एचसीसी में एग्जिट की ही सलाह रहेगी, लेकिन अगर चाहें तो 4450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जन 2 शेयर आपको और चेक करना है, जरा स्पीड से चेक कीजिएगा। पहला पीरामिल एंटरप्राइजेस, दूसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जरा दोनों शेयर चेक कर लो, फिर एक शेयर और चेक करवाएंगे सुजलॉन। पहले पीएल और सेल चेक करो। पीरामिल एंटरप्राइजेस में बड़ा पैटर्न डेवलप हो रहा है, 450 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न अभी डेवलपमेंट में है, तो स्टॉक में अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। हालांकि इसमें एक मेजर सपोर्ट जोन थी 948 की, जो होल्ड नहीं हुई है, तो थोड़ा सा और डाउनसाइड जा सकता है 905 904। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, थोड़ा डिप 905 के आसपास मिल जाता है तो लेवल काफी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। दूसरा सेल में क्लियरली आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो इलेक्शन के दिन का लो है 124.8, ये लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सीएनएक्स मेटल इंडेक्स में मुझे यहाँ पे 10% डाउनसाइड दिख रही है, तो स्टॉक्स में 12 से 15% की डाउनसाइड बन सकती है। इलेक्शन के दिन का लो 124.80, ये मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा सेल पे। एक शेयर आप और चेक कर लीजिए, वो है एपटेक का और सुजलॉन का। दोनों ही शेयर और चेक कर लो। और मैं थोड़ा बोलूँगा अपने दर्शकों से कि अब आप क्वेश्चंस मत भेजना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ले लिए। हम फिर 10:30 बजे आपके क्वेश्चंस के जवाब और देंगे। आप इतनी तकलीफ मत उठाइएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता आप जब सवाल भेजें और मैं ले ना पाऊँ। सुजलॉन और एपटेक, अंशुल जैन ये और चेक कर लो आप। एपटेक एक मेजर बेस बना रहा है 196.50 के अराउंड, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। पैटर्न लोअर एंड पे बन रहा है, इसलिए बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ऊपर में अगर जैसी रैली मिलती है समवेयर अराउंड 260 के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग करके भी निकल जाना चाहिए। दूसरा सुजलॉन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग है, हमने बाई कॉल इनिशिएट किया है। अपडेटेड स्टॉप लॉस हमारा 64 है और 90 रुपए तक हमें ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है 3 से 4 हफ्ते में। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश बाई भी कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 64 का। क्लोजिंग बेसिस पे 90 रुपए का टारगेट आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह सुजलॉन एनर्जी पर। लेकिन अब एफएमसीजी कंपनियों पर नज़र रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर आ रही है और ग्राहकों के दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहले खबर सुन लेते के बाद थोड़ी इस पर आगे चर्चा करेंगे। कच्चे माल की कीमतों में जो हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, अब उसके कारण जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो दाम बढ़ा सकती हैं, और कितना दाम बढ़ाएंगी, कौन कौन सी कंपनी यहां पर दाम बढ़ा सकती है, इसकी भी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे रिपोर्टर्स को लगी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आस्था चोपड़ा के साथ, वो हमारे साथ इस पर लाइव जुड़ी हैं। आस्था, बताइए क्या जानकारी है आपके पास और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर प्राइस हाइक का निर्णय ले सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ही खास जानकारी मिली है हमको। एफएमसीजी कंपनीज जो है वो हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स की प्राइजेस बढ़ा दी जाए,
तो लिस्ट में जो जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो है ब्रिटानिया, डाबर और पार्ले। तो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, पार्ले, जो कि अपने बिस्किट के लिए बहुत जाना जाता है। पार्ले जी, जैसा कि हम सबको पता है, वो अपने बिस्किट की कैटेगरीज में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी करने वाली है अपने बिस्किट्स की कैटेगरी में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो है गेहूं और चीनी, जिसकी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। तो ये दिक्कतें जो एफएमसीजी कंपनीज को आ रही हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए उनको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ रही है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, जो कि ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया ने भी बोला है कि 4 से 5% वो अपने कंपनीज के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ाएंगे। सेम रीज़न दिया है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए ब्रिटानिया भी इस लाइन में आ गए हैं। और लिस्ट में जो जुड़ता है तीसरी कंपनी, वो है डाबर। डाबर ने भी बोला है कि वो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी बिल्कुल बढ़ गई है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इस चक्कर में वो भी अपनी कंपनी बढ़ाएंगे। तो ये 3 कंपनी है जो कि हाईलाइट्स हमको मिली है, जो कि अपने प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ा सकती है। अगर बात करें हम फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक 6 मंथ हाई का टारगेट फूड इन्फ्लेशन ने छू लिया है। यहाँ पे 9.4% जून में फूड इन्फ्लेशन का हुआ था, जो कि पिछले महीने सिर्फ 8.7% था, जो कि अब बढ़कर 9.4% हो गया है, जिसके कारण बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। साथ ही रॉ मटेरियल्स जैसे गेहूं, चीनी और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे गेहूं 10% बढ़ा है और चीनी 7% बढ़ी है, और चॉकलेट के जो कंपोनेंट्स हो रहे हैं उसने सबसे ज्यादा हाइक देखी है, 300% वो बढ़ा है। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिसकी वजह से बार बार फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, उसी के चक्कर में कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाने होंगे। इम्पैक्ट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट, इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो कंपनी से बोला गया है कि इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही कैटेगरीज है जिसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये पूरा रीजन है कि कंज्यूमर्स को क्यों महंगे थोड़े प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जी बिल्कुल, आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटानिया यहाँ पर दाम बढ़ा सकती है, पार्ले बिस्किट अपने बिस्किट के दाम करीब 5 से 7% तक बढ़ा सकती है, और डाबर भी करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी कर सकती है कीमतों में। तो इस पर नज़र रखिए। एफएमसीजी स्टॉक्स पिछले काफ़ी समय से फोकस में भी है, कंजम्पशन पूरा ये स्पेस ही फोकस में बना हुआ है, तो आज भी इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम इवेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। और आज जो मोस्ट अवेटेड आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक, आज उस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। एक बार लिस्टिंग से जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं, पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ जिन्हें मौजूद हैं। जिन्हें बताइए, ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग होनी है आज, और आईपीओ को लेकर क्या कुछ डिटेल्स थे और लिस्टिंग से जुड़ी डिटेल्स भी बताइए। जी, तो आज ओला इलेक्ट्रिक का लिस्टिंग होगा दोनों ही एक्सचेंजेस पर। अगर हम टोटल इशू साइज़ की देख ले बात करें, तो टोटल इशू साइज़ जो कंपनी की है वो है 6,146 करोड़। उसमें से जो है फ्रेश इशू होगा 5,500 करोड़ का, वही जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हो गया 646 करोड़, वो कंपनी OFS करेगी। अगर हम सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें आईपीओ की, तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है ओला इलेक्ट्रिक का निकल कर आ रहा है 4.5 टाइम्स। इसमें से जो है QIB ने 5.5 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने मिल रहा है, NII इसका 2.25 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का 4.1 टाइम्स। वही अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें अब ओला वर्सेस उनके पीएस की, तो जो FY 2024 EV टू सेल्स वैल्यूएशन, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन है 8 टाइम्स, वही TVS मोटर्स का है अराउंड 5 टाइम्स और बजाज ऑटो का भी है करीब करीब 5 टाइम्स। मूविंग ऑन, अगर हम EPS कंपैरिजन करें ओला इलेक्ट्रिक वर्सेस ऑल ऑफ देयर पीयर्स का, तो ओला इलेक्ट्रिक का जो EPS है निकल कर आ रहा है 4.35 रुपीज़, TVS मोटर्स का रहेगा 35.5 रुपीज़, आयशर मोटर्स का 146 रुपीज़, बजाज ऑटो का 272 रुपीज़ और हीरो मोटोकॉर्प का अराउंड 187। इसी के साथ अगर हम अब देखें कि कंपनी ये जो फंड्स जुटा रहा है उसका क्या रीजंस है, तो कंपनी जो है R&D में इन्वेस्टमेंट करेगा करीब करीब 1,600 करोड़ का। केपेक्स कंपनी ने प्लान किया है एक सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसके लिए कंपनी जो है 1,226 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा जो डेट है उसको रिपेमेंट होगा करीब करीब 800 करोड़ का, और जो एक्सपेंडिचर है जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स
के लिए, उसके लिए कंपनी यूज़ करेगी करीब करीब 350 करोड़। और उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है उसके लिए ये जो फंड्स काम आएंगे। अगर हम आगे चल के ग्रोथ ट्रिगर्स देखें ओला कंपनी के क्या हो सकते हैं, तो पहला तो रहेगा राइज इन ईवी पेनिट्रेशन जो हमें इंडिया में देखने मिल रहा है कंपेयर टू जो है ग्लोबल कंट्रीज़ के हिसाब से। दूसरा रहेगा ये साल CY 2025 में कंपनी जो है 4 बाइक्स लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी का अगर हम कॉस्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी रिडक्शन नज़र आता हुआ देख रहा है, और ये इसलिए क्योंकि कंपनी जो है अब Gen 3 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुकी है। मूविंग ऑन, कंपनी आगे चल के जो है मैनर में बैटरी एक्सपेंशन करने वाला है बैटरी बिजनेस के लिए, और ये जो बैटरी बिजनेस होगा इससे कंपनीज नेक्स्ट ईयर तक खुद की बैटरी जो है यूज़ करेगी अपनी गाड़ियों में। मूविंग ऑन, अगर हम अब देखें कंसर्न्स क्या हो सकता है ओला को लेकर, तो पहला रहेगा फेम सब्सिडी। मैनेजमेंट का ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है फेम सब्सिडी के साथ कुछ टेम्परिंग कर सकती है, हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। मूविंग ऑन, PLI इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट दे रही थी, तो अगर हम कंपनी के टोटल सेल्स देखें तो वहाँ पे 13 टू करीब 18% सेल्स जो है PLI इंसेंटिव्स की वजह से आते हैं, और अगर ये PLI इंसेंटिव्स चले गए तो कंपनी में थोड़ा रिस्क नज़र आ सकता है। मूविंग ऑन, EV सेल प्लांट जो है वहाँ पे अगर थोड़ा डिले होता है तो वो भी एक पेनल्टी रिस्क के रूप में नज़र आएगा। और लास्टली, कंपनी का जो है मार्केट शेयर सस्टेनेबिलिटी होता है कि नहीं, वो एक की कंसर्न होगा इन्वेस्टर्स के लिए। शुक्रिया जिन्हें आपका ये पूरी डिटेल देने के लिए। विवेक, एक क्विक रिएक्शन आपसे लेंगे ओला इलेक्ट्रिक के IPO पर। आज लिस्टिंग कैसे देख रहे हैं आप? अलॉट हुआ है, उन्हें क्या लिस्टिंग के बाद भी होल्ड करना चाहिए? अगर अच्छा खासा लिस्टिंग हो जाता है तो मैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। और देखिए, ये शुरुआत है, और ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज है हीरो टाइप्स वगैरह, ऑलरेडी वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं। तो अगर एक निश प्लेयर होता है कि और कोई है ही नहीं बाजार में और सिर्फ यही एक कंपनी है, तो इंटरेस्ट और भी ज्यादा रहता। तो अगर अच्छा खासा मुनाफा मिलता है लिस्टिंग में, एक बार का आप बुक कर सकते हो। और लॉन्गर टर्म में यस, सरकार का एम है कि 2030 तक 30% व्हीकल्स जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है सारी की सारी EV रहनी चाहिए। तो उसका बेनिफिट सब कंपनीज को मिलने वाला ही है। और आगे चल के मैं इतना भी सोचता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड स्पेस है, PMS स्पेस है, वहाँ पे आप देखिएगा कि EV फंड्स भी आने चालू हो जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। और जब तक गवर्नमेंट का जैसे ये फेम सब्सिडी वगैरह है, इसका सपोर्ट रहता है, तब तक बहुत अच्छा करेगा। उसके बाद में थोड़ा सा ग्रोथ टेपर डाउन होगा। तो लॉन्गर टर्म यस, शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट अगर बुक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है सलाह ओला इलेक्ट्रिक IPO पर। अब हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, क्विकली, बाजार खुलने वाला है, अपने ट्रेडिंग आइडियाज क्विकली बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल एक फॉलोअप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, ट्यूसडे के सेशन में त्रिवेणी टरबाइन को हमने रिकमेंड किया हुआ था एट द लेवल्स ऑफ 630। उसका टारगेट आ चुका है 710 का। अभी भी स्टॉक पॉजिटिव है, तो हमें लग रहा है कि जो सेकंड टारगेट है 740 का, वो भी आ सकता है। तो पार्शियल बुकिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखें, और यहाँ पे 690 का मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। आज के जो 2 रिकमेंडेशन रहेंगे, पहला रहेगा होनासा कंज्यूमर्स का। देखिए, काफी टाइम से स्टॉक एक कंसोलिडेशन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 503 के लेवल्स का। स्टॉक आज अपसाइड में जा सकता है। आप देखिए, काफी टाइम भी बनी हुई थी 440 से लेके 500 का, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो एक कैंडिडेट है आज का सेशन का, मैं फर्स्ट सेशन का वेट करूंगा। अगर 503 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाइए। 603 एंड 652 ये 2 टारगेट्स रहेंगे। 445 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स। ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स ने देखिए, अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ था 250 की लेवल्स पे। स्टॉक ने 290 के बाद एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिया, लेकिन अब एक ये रीटेस्ट कैंडिडेट है। तो बिल्कुल आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए। 272 करंट मार्केट प्राइस है। 245 का स्टॉप लॉस रहेगा। 324 and 353 will be the targets. तो ये है 2 स्टॉक्स पर सलाह। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पर आप नजर रख सकते हैं, और हुनासा, ये भी स्टॉक अभी सुमित जी ने रिकमेंड किया। अब आगे बढ़ते हैं अगले तरफ, 9 के नवरत्न, जिसमें कि शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि खबरों के चलते आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे।
जी बिल्कुल, सबसे पहले आइशर मोटर्स फोकस में रहेगा। नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग आए हैं, मुनाफा लगभग 20% बढ़ा है। दूसरा स्टॉक रहेगा एबीबी इंडिया। यहाँ पे भी जो है नतीजे अनुमान से बेहतर आए और मार्जिन्स में देखें तो 500 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। एलआईसी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और स्टेबल ऑपरेटिंग नंबर्स मैं कहूँगा और सारे ही पैरामीटर्स के बारे में। कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स लार्जली इनलाइन आए हैं, लेकिन आप देखें तो टॉप लाइन में लगभग 62% का ग्रोथ आया है। एस्ट्रल की बात करें, हमारा 5वां स्टॉक, तो कमज़ोर नतीजे आए एनालिस्ट एस्टिमेट से, मार्जिन्स पे थोड़ी प्रेशर आई है। इसके अलावा एस्ट्रल के अलावा बाइकॉन की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आए हैं और ओवरऑल 2 से 3 क्वार्टर तक जो है थोड़ी वीकनेस जो है स्टॉक में देखने मिल रही है। हमारा 7वां स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। खबर पे मुहर लगी है, हमने 30 जुलाई को जो है खबर डाली थी कि ईवी सब्सिडी अप्रूवल कंपनी को मिल सकता है और आज जो है कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। अब बात करता हूँ हमारा 8वां स्टॉक एमसीएक्स पे। यहाँ पे सेबी ने अप्रूव कर दी है प्रवीणा राय को एमडी सीईओ बनाने के लिए और ये एक टाइप से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो एमसीएक्स के लिए और करंटली वो जो है सीओओ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हैं। और आखिरी स्टॉक रहेगा हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट है लुपिन पे, जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया ओवरवेट से न्यूट्रल से और टारगेट प्राइस बढ़ाया 1560 से बढ़ा के 2400 रुपये का और कहते हैं कि यूएस बिजनेस का मोमेंटम में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। कोर बिजनेस मार्जिन पे 400 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आएगा। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। एक काम करते हैं, ल्यूपिन पे ही ले आते हैं। 2400 का टारगेट है, 2000 पे शेयर चल रहा है। फटाफट से इस शेयर के बारे में पता कर लेते हैं। अंशुल जैन, अगर आप हैं तो जरा देख के बताइए। ठीक है, अंशुल से तो अभी बात ही नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने को थोड़ा कंफर्म करना था। अक्षय, आप जरा देख के बताएंगे। ल्यूपिन 2400 का टारगेट है, 2000 का शेयर है। जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट बनेगा 2130 का। वहां पे एक स्टॉप है, बाकी वहां पे मेजर ब्रेकआउट है जो 2013 का ये लेवल छुआ था 2130 का, तो मेजर ब्रेकआउट पॉइंट 2130 पे है, जो मेरे हिसाब से थोड़े से मीडियम टर्म में हो जाएगा। तो 2400 का टारगेट आ सकता है, पर उसमें आपको 3 से 5 महीने का टाइम देना पड़ेगा। अब हम 2 मिनट रह गए मार्केट के सिर्फ ओपनिंग होने में। एक बार ज़रा लेवल्स वगैरह सब चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चले चलते हैं कि आज कौन कौन से शेयर्स हैं जो बढ़कर खुलने वाले हैं। अगर उसमें से कोई ट्रेड मिलता है तो देख के बताता हूँ आपको मैं। पहले नॉट टॉप 50 काउंटर्स दिखाना स्क्रीन पर जो आज बढ़कर खुलने जा रहे हैं। उसमें आइशर मोटर 5% ऊपर खुल रहा है, ओएनजीसी 3.5%। आइशर के नंबर्स का इम्पैक्ट आएगा, ऑलरेडी हम इसमें पहले भी राय ले चुके हैं। ये गैप मिल रहा है और आपको अक्षय पी भागवत ने बताया था कि भी होल्ड करके रखना, सिर्फ बाय तो नया नहीं करना नहीं है। M&M और टाटा स्टील तो और शेयर हैं जो कि 1.5-2% ऊपर खुल रहे हैं। LTI माइंट्री भी करीब 2% ऊपर खुल रहा है। ये वो 5 शेयर हैं। इन 5 शेयर में मैं आपको बताता हूँ ऑटो कंपनीज़ भी हैं, 2 ऑटो कंपनीज़ हैं। इसमें एक स्टील वाली कंपनी, एक एनर्जी वाली, एक IT वाली है। तो आज जब 250 पॉइंट करीब जब आप ऊपर खुल रहे हो 220-22 पॉइंट, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें नोटिस हो रही हैं कि आपके बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। अच्छा, इन्हीं 5 शेयर जो मैंने आपको टॉप में बताए, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बार स्क्रीन पे आ गया आपकी 20 रुपये पर खुल रहा है। HDFC 9 रुपये ऊपर खुल रहा है। TCS इन्फोसिस दिखाओ, L&T और HUL में से कोई एक दिखाओ। तो तीसरा शेयर हरे निशान में, चौथा शेयर हरे निशान में, 5वां दिखाना HUL और L&T 1.5% ऊपर है अमूमन। और HUL भी दिखाओ एक बार ज़रा। HUL के अंदर भी 0.5% की तेज़ी है। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहाँ पे 0.5% से कम की तेज़ी आपको दिख रही हो। ये 5 बड़े शेयर है, कंबाइंड वेटेज रखते हैं। 450 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी आपको ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छा पॉइंट है। आज मार्केट को ओपनिंग समग्रता में मिल रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि आज थोड़ा फ्राइडे वाला फैक्टर भी काम करेगा। अब बहुत हो गया, फ्राइडे वाला फैक्टर भी काम करेगा और एक राउंड के लेवल के आसपास आज आप क्लोज कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के लिए दिन ठीक हो सकता है। 50-800 तक का आपका टारगेट बन सकता है। ले आइए एक बार जरा मिड कैप कैटेगरी वाले शेयर्स भी मैं जल्दी से नोटिस कराता हूँ। फैक्ट नाम की कंपनी है फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई, वो करीब 8% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड, त्रिवेणी टर्बाइंस, ठीक है, और इसके अलावा HBL पावर, ये सारे वो शेयर्स हैं जो 3-5% तक ऊपर खुल रहे हैं। तो आज छोटे और बड़े शेयरों का बोलबाला ठीक है। एडवांस डिक्लाइन अच्छा मिलेगा आपको आज, और ओपनिंग में ही ये लेवल्स अगर सस्टेन हो जाते हैं। आज के वॉच लेवल कौन से हैं? निफ्टी पे 24,200-400 और बैंक निफ्टी पे 50,500-800, ये आज के वॉच लेवल हैं। 1600 शेयरों के साथ आज मार्केट ने ओपनिंग की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस वीक जिसमें एब्सोल्यूट चर्निंग देखने को मिली और उसके अंदर आज हमको 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी खोल के 24,200 के ऊपर आ गया। 24,330 यानी कि
लेवल्स है जहां से वापस मार्केट बार बार फिसलता है। देखते हैं अभी क्या करता है। और फिलहाल आज 24,200 के ऊपर भी क्लोज कर जाओगे ना तब भी बहुत अच्छा माना जाएगा, और 24,400 के ऊपर हो गया तो फिर कहना ही क्या। आप फटाफट से टॉप गेनर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बैंक निफ्टी भी आपको बता दूं 300 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है, और मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर भी करीब 1% तक की आपको तेज़ी शुरुआत में देखने को मिल रही है। 5 शेयर प्रोड्यूसर्स आपने फायर कर दिए, जिसमें निफ्टी बैंक है, साथ ही साथ HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL और LNT। ये 5 शेयर आप जल्दी से नोटिस कर लीजिएगा, ये आपके वेटेज के काम आएंगे। अभी भी 200 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट्स में हाई ही बना हुआ है, ऐसा सच कोई दिक्कत आ नहीं रही है। आयशर मोटर भी दिखाना करीब 5% ऊपर है। इसके अलावा ONGC, M&M और टाटा स्टील भी दिखा दीजिए, शुरुआत में उनके पास भी अच्छा गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर, MSME ऊपर, IT ऊपर, साथ ही IT का इंडेक्स ऊपर। कल IT आपको पता है ना डे बंद हुआ था, आज TCS, इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री की बदौलत आज बकायदा IT इंडेक्स भी 1% से ऊपर की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अब तो 2 हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे निफ्टी IT इंडेक्स मैंने आपके लिए करवाया। अगर बैंक को कहीं भी साइडवेज होना है तो IT की ज़रूरत है, और अगर IT और बैंक निफ्टी बैंकिंग काउंटर एक साथ आ जाए तो और अच्छा है। नहीं भी आते तो इन दोनों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों की वेटेज, और आप नीचे भी देख पा रहे होंगे ना, उसमें आप देख रहे होंगे बार बार आपको IT कंपनीज ज़्यादा दिख रही हैं। IT से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, आपको पता होगा, और IT से ही इसका हीलिंग हो रहा है, ठीक हो रहा है। और मैंने कई बार कहा है कि IT की कन्विक्शन मार्केट को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाहिए। नेक्सस सेलेक्ट के अंदर 20% इक्विटी का सौदा हुआ है। नेक्सस सेलेक्ट के नाम से है ये कंपनी, आप नीचे देख पा रहे हैं। इसके अंदर ये 20% इक्विटी का सौदा है। 20% इक्विटी का मतलब ओपन ऑफर तो नहीं आएगा, बट एक बड़ा चंक मार्केट से निकला है। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा या तो प्रमोटर खुद होंगे, 20% रिटेलर के पास नहीं होता, तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन के पास ही होगा जहाँ पे इक्विटी का सौदा आपको दिख रहा है। फिलहाल तो शेयर करीब 4% नीचे है। एक बार जरा मैं जल्दी से आपको कुछ और शेयर भी नोटिस करा देता हूँ जो आज कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं कि सभी बढ़ रही हैं, जो आज कमज़ोर हैं। आज आप देखेंगे टिमकेन नीचे, BPCL नीचे, RVNL वो नीचे हैं। इसके अलावा जिन शेयरों में नुकसान उसमें BPCL और HDFC लाइफ भी आज हल्की हल्की गिरावट दिखा रहे हैं। BPCL के नंबर्स के बाद का प्रेशर आपको मार्केट में फील हो रहा होगा। तो कि एक कुल मिला के आज मार्केट की ओपनिंग थी। देखिए अभी भी निफ्टी ने 232 पॉइंट अपने टिका रखे हैं। जैसे मैं ही आपको मैं बात बता रहा था कि आज निफ्टी के पास एक क्वेश्चन है, आज उसके पास बहुत बढ़िया प्ले है। उसका एक सबसे बड़ा कंटेंडर IT चल रहा है, और उसके पास ग्लोबल मार्केट का सेटअप ठीक है। उसको 24,200 24,400 की ज़रूरत है, एक ही दिन में कर देगा तो काफ़ी हद तक प्रेशर बनेगा शॉर्ट्स के ऊपर। हीट मैप भी आपको यही दिखा रहा है। बड़े शेयरों में, निफ्टी के बड़े शेयरों में BPCL को छोड़कर ज़्यादातर शेयरों में बढ़त है। और अगर आप ऊपर की लेयर चेक कर रहे हैं, मिडल वाली लेयर चेक कर रहे हैं, IT की भरमार दिखेगी। इन्फोसिस दिख रहा है, विप्रो दिख रहा है, सेल्टेक दिख रहा है, टेक महिंद्रा दिख रहा है, LTI, माइंडट्री दिख रहा है। 50% तो IT की वेटेज से शीट भरी हुई है, जो आप हीट मैप पे भी देख पा रहे हैं। और एक और आयशर मोटर 4% है, ONGC 3% है, टेक महिंद्रा 2.5% है। यानी कि पहले 3 शेयरों में परसेंटेज गेन भी ज़्यादा है, जो कि लूजर्स में आप देखेंगे सिर्फ 2% है BPCL के अंदर। तो ये चीज़ भी बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है। एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, एक बार इंडिया विक्स आप दिखा पाएंगे। इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन भी शुरुआत में ही दिखा दीजिए, फिर पूजा आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बता के और ओपनिंग के ट्रेड भी बता देगी। इंडिया विक्स अगर आप स्क्रीन पे लेके आ पाएँ तो इंडिया विक्स को थोड़ा गिरना चाहिए, और अगर गिर जाता है तो फिर ये आज काम आपके आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं गिरता तो फिर देखते हैं। अभी तो 6% नीचे है, 15 के नीचे आते ही आपको सेफ जोन में डाल देगा। फिर बहुत बड़े बड़े कट्स नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉलिटिलिटी घट गई है। ये वॉलिटिलिटी 22 तक पहुंच गई, तो जो घट कर वापस 15 पे आ गई है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आपकी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब डाल पूजा त्रिपाठी बता रही है आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में, फिर ट्रेड लेना शुरू करेंगे। छोटे मझोले शेयरों में भी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही 1-1% मजबूत हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर NSE में करीब 1800 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वायदा बाजार में भी 162 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूत हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सभी सेक्टरल इंडेक्स फिलहाल अभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मजबूती सबसे ज़्यादा IT में है, सरकारी कंपनियों में, पावर और ऑटो आज चल रहे हैं।
LIC नतीजों के दम पर करीब 1.5% ऊपर खुला है आज। भारत रसायन 17% ऊपर है आज। कोचिन शिपयार्ड के भी नतीजे आए, 4% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। त्रिवेणी टरबाइन, ये हमें सुमित जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया था, उनके टारगेट्स भी थे आज के लिए यहाँ पर 711 के पास है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज भी ये ऊपर खुला है 3%। ग्रीव्स कॉटन 3% ऊपर है। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, न्यूफ्लेक्स स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो ओरेकल फाइनेंशियल्स ऊपर है 3.5%। वोडा आइडिया आज मजबूत खुला है। मदरसन सुमी में आज मजबूती है। और आज हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ स्मॉल कैप शेयरों पर नज़र डालें तो जस्ट डायल है, हिंदुस्तान कॉपर, मजगांव डॉक, कुछ आज शिपिंग कंपनियां भी चल रही हैं। मनप्पुरम फाइनेंस, शोभा डेवलपर्स के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। MCX देखिए, आज ये जो बड़ी खबर आई है, नए CEO ने यहाँ पर MCX के साथ जुड़े हैं, उसके चलते MCX का स्टॉक भी करीब 2.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। तो ये हैं आज के कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स। एक्शन और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में, उन पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ओपनिंग ट्रेड्स। अक्षय जी, पहले आपसे शुरू करेंगे, बताइए कहां पर देख रहे हैं अभी आप ओपनिंग ट्रेड्स अपने? देखें तो आज IT सेक्टर काफी मजबूती से खुला है और उसमें काफी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा जो 1505 के आसपास चल रहा है कैश मार्केट में, ये मेरा पिक रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से। तो करंट मार्केट में आप बाय करें। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1460 का, और इसके टारगेट्स बनेंगे 1550, ये आपका पहला टारगेट, और उसके बाद 1575। एक स्टॉक है टेक महिंद्रा अक्षय जी की तरफ से। अंशुल जी, आप कहां पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? देखिए, मेरा ओपनिंग स्टॉक रहेगा नौकरी। इसमें किका पैटर्न बना है, कल डे लो पे क्लोज किया था, आज कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ है, तो 7030 पे इस स्टॉक को लेना चाहिए। 6990 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 7090 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। प्रोबेबली डे एंड तक ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा, तो नौकरी को करंट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। इन्फोएज यानी कि नौकरी, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ये है सलाह अंशु जी की तरफ से। सुमित जी, आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं ट्रेड के? देखिए, यहाँ पे अशोक लेलैंड पे नजर रहेगी। आज एक छोटा सा गैप अप मिला है, स्टॉक लग रहा है कि सस्टेन करेगा। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 249 का एक रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक अभी भी उस लेवल पे सस्टेन हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि बाय साइड पे जाना चाहिए। 246 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 258 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो टेक महिंद्रा पे ही नजर रहेगी, अक्षय जी के साथ ही जाना चाहेंगे। लेवल विल बी ऑलमोस्ट सेम, 1483 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट रहेगा 1548 का। 1548 के टारगेट्स हैं टेक महिंद्रा के लिए। टेक महिंद्रा हमारे दोनों एक्सपर्ट सुझा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है इस बीच, इस पर नज़र रखें। और अशोक लेलैंड, ये सुबह अक्षय जी ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया था, अशोक लेलैंड 272 283 के लेवल के लिए। तो आज सुमित जी और अक्षय जी का व्यू सेम ही है ऑलमोस्ट। टेक महिंद्रा, अशोक लेलैंड, दोनों ही एक्सपर्ट की राय यहाँ पर निकल कर आती है। इन दोनों स्टॉक्स पर आप ज़रूर नज़र रखिए। और इसके अलावा अंशुल जी ने इन्फोएज यानी कि नौकरी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है। 7090 के लेवल्स अगले आ सकते हैं। ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, प्लेट्स आपके स्क्रीन पर है, टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट डाउन करते चले। विवेक जी, अब आपके पास आएंगे और एक व्यू लेंगे आपसे इस वक्त बाजार पर, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने देखा बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, हमने भारी गिरावट भी देखी। ऐसे में कुछ स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गए होंगे, कुछ सेक्टर के वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो गए होंगे, तो मौके कहाँ पर देख रहे हैं आप अभी एंट्री लेने के लिए? अगर ऊपरी स्तरों से देखो तो आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा करेक्शन हो गया है काफी सेक्टर्स में। लेकिन आज भी अगर उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप मुझे अगर बोलो कि डिफेंस में एंट्री मार लो, तो मैं थोड़ा फिर भी अनकंफर्टेबल रहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि समझ 10 रुपए से लेके 100 रुपया चला गया, अब 100 से 80 आ गया तो हमको चीप लग रहा है। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। 80 में भी काफी स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक दो सेक्टर जहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया है और अभी सस्ते लग रहे हैं। ऑफ कोर्स वो लोग सस्ते भी इसके लिए है कि इतना बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक वहां आई नहीं है, लेकिन डाउनसाइड आपका लिमिटेड रहेगा और थोड़ा बहुत भी अगर ग्रोथ देखने को मिलता है तो आपको रिटर्न्स वहां पे बेहतरीन मिलेगा कंपेयर टू अदर्स।
तो एक तो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो आप अगर जो भी जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां की अगर वैल्यूएशन देख लो, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशन देखो तो आज भी आपको प्री कोविड लेवल्स पे मिल रहे हैं। मतलब जो कोविड के पहले लेवल्स पी पे ट्रेड हो रहे थे, उसी लेवल्स पे आज भी ट्रेड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन वहां पे बिजनेस इंप्रूवमेंट भी है। और एक और चीज है कि ये आज के दिन ये लोग क्रेडिट क्रंच के कारण जूझ रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जैसे ही ये सिचुएशन इंप्रूव होगा, आगे चल के आरबीआई की सीआरआर कट करे ताकि इन बैंक्स को बेनिफिट हो, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग लेवल्स पे है आज के दिन। डर नहीं लगेगा अगर आप एंट्री मारते हो। और दूसरा सेक्टर है फार्मा। ओवरऑल फार्मा में अच्छा खासा रनअप आया था, लेकिन इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ी देर पहले जैसे लुपिन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे भी एक कंफर्ट लेवल आपको ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू डिफेंस है या फिर रेलवेज है या फिर इंफ्रा है। हाँ, वहां पे और अगर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन टॉप पिक्स मेरे ये दो सेक्टर रहेंगे। ओके सर, डन। तो आपने शेयर बता दिए, और वैसे थोड़े डिफेंसिव के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। एक बार आपको मैं वापस से इंडिया विक्स दिखाता हूँ। ये करीब 5% ही टूटा है अभी तक। ये 1570 के आसपास चल रहा है। हालांकि मार्केट के पास 250 पॉइंट के गेंस हैं। निफ्टी के पास, बैंक निफ्टी के पास करीब 450 पॉइंट के गेंस हैं। ये ओपनिंग के गेंस उसके पास है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अभी और क्या होता है आगे, और कैसे ट्रेड बनता है, या फिर कुछ ट्रेड और मिल जाते हैं आपको। एक दो शेयर में आपको और भी ज़रा नोटिस कराता हूँ जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और थोड़ी अच्छी से बन रही हैं लॉन्ग पोजीशंस, वो सारी मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, ये अब आगे लॉन्ग, यस। एक बार ज़रा पीएफसी दिखाना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अक्षय पी भागवत एक बार ज़रा देखना पीएफसी। जी, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है काफी बिकवाली का शिकार हुआ है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में। 560 से बिकवाली है, और एक सपोर्ट जोन जो 520 का था उसने रिसेंटली ब्रेक करा था, जो एक मोमेंटम किलर था उसके लिए। पर फिलहाल एक रीअटेम्प्ट हो रहा है। अभी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आपको वापस इसमें री एंट्री मिलेगा, तो 525 के ऊपर सस्टेन होने दे। फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है पीएफसी। जिनके पास है उनको 478 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। 525 ब्रेक करते इसमें मोमेंटम पिक हो जाए, इसके बाद आपको पोजिशनली 555 560 टारगेट बन सकता है। ठीक है, 283 पॉइंट की बढ़त अभी वापस आ चुकी है, और 450 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर आज 50-500 पार हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा हर्डल है जिसको इसने पार कर लिया। निफ्टी अपने क्रिटिकल हर्डल की तरफ पहुंच रहा है, वो है 24,400। ये एक रेजिस्टेंस एरियाज है, ये हिट तो कर रहा है। अगर ये पार हो गए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि जो डर है ग्लोबल मार्केट्स का वो पूरी तरह से गुम होगा। ऑलरेडी हम वैसे भी 15 तक तो आ ही चुके हैं विक्स के हिसाब से। डर ऑलरेडी हमने काफ़ी हद तक अपना कम कर भी लिया है। और अभी आप विवेक सर को सुन भी रहे थे, वो बता रहे थे कि कई सेक्टर्स के अंदर छोटा मोटा करेक्शन ने उसको हेल्दी कर दिया, वापस से ठीक कर दिया, बाय के लिए रास्ते खोल दिए हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, और ये पार होने पर ही बड़ी बढ़त आएगी, नहीं तो एक राउंड की बढ़त जो पुल बैक की बढ़त होती है वो टिपिकली यहाँ के रुकेगी। वो है 50,800 और टिका है 24,400। तो ये पॉइंट है। अंशुल जैन, एक दो शेयर जरा आप और चेक कीजिए। आज शुरुआत में एम्फेसिस के अंदर भी अच्छी बढ़त है, करीब 3% ऊपर है। जरा देख के बताइए एम्फेसिस में क्या करें। देखिए, एम्फेसिस में अगर देखें तो यहाँ पे एक कम्युनिटी पैटर्न का ब्रेकआउट था, इसको रीटेस्ट करने आया है। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज और 5 दिन की रेंज का हाई जो है 2735 के आसपास है। 2735 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक को बाई करना चाहिए। 2795 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस रहेगा, बट ओवरऑल जो टारगेट बनेगा वो 2958 बनेगा। और आईटी पे मैं स्पेशली काफी बुलिश हूँ। आईटी पे आप काफ़ी बुलिश है। एक और शेयर भी दिखाइए, गॉडफ्रे फिलिप्स के नाम से। हमने कल परसों इसके बारे में जिक्र किया था, आपको ध्यान है जब हम रैपिड फायर राउंड बोल रहे थे, गॉडफ्रे फिलिप्स हमने एक शेयर लिया था, सिगरेट बनाने वाली कंपनी। एक बार जरा दिखाइएगा, ये करीब 5% ऊपर है। विवेक सर, आपकी इस पर कोई कॉल है, कवर करते हैं आप इस कंपनी को? देखिए, एक तो लो वॉल्यूम कंपनी है और प्योर टोबैको ओरिएंटेड, मतलब सिगरेट की कंपनी है, तो थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इसको।
ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। फिर आपको मैं एक और कंपनी देता हूँ, जरा आयशर मोटर बताइए। नंबर्स के बाद इसका रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, 4% ऊपर है, ये रख लें 4% के ऊपर भी या फिर नहीं रखना चाहिए? देखिए आयशर मोटर में भी ये ओके रखा ना, ये आज के दिन जो यूथ के लिए एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि ऑफ लेट पिछले कुछ 1-2 साल में इसने अंडर परफॉर्म किया है, और आगे चल के हो सकता है कि यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले। बाकी जो टू व्हीलर कंपनीज है वहां पे फोकस रहेगा कि ईवी की तरफ ज्यादा जाए। अफकोर्स आयशर मोटर भी ईवी की तरफ काम कर रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एस्पिरेशनल इंडिया जो है, ये आपको इस स्टॉक आते हुए दिखेगा आगे चल के भी। तो ओवरऑल सुपर्ब कंपनी है फंडामेंटली भी। और हाँ, वैल्यूएशन ज्यादा था करके एक अंडर परफॉर्मेंस का दौर आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वापस उस दौर से वापस बाहर निकलेगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए यस, अच्छा है ये। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, मेरे को लग रहा है कि इसमें से ट्रेड देना चाहिए। अंशुल जैन, आप तो बायस्ड होंगे, आपने खुद बताया कि आपके टोटल निजी पर्सनल पोर्टफोलियो में 80% रिलायंस है, तो आपसे तो मैं नहीं पूछता। अक्षय पी भागवत, आप देख के बताइए, रिलायंस के अंदर आज सौदा प्लस करें? वैसे तो 40 रुपये चल गया है, एक बार मेरे को सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये इतना टूटा है कि गुंजाइश तो है अभी 100 रुपये और की। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ बहुत पावरफुल सपोर्ट है 2900 का रिलायंस में, वीकली चार्ट्स हो या डेली चार्ट्स हो, तो वही लेवल से उछल रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म माध्यम से अगर आपको बाय करना है या आपके पास है, आपको होल्ड करना है, तो आपको जो ये वीक का लो था करीबन 2847 के आसपास, वो स्टॉप बना के होल्ड करना है। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे ये ट्रेड में, तो आपको जल्दी 3075 का टारगेट बनते हुए दिखेगा। तो होल्ड करे या बाय करे करंट रेट पे 3075 टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका ये ट्रेड बन जाएगा। कुछ और शेयर्स भी हैं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या, आज लॉन्ग शेयर्स तो अच्छे हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा ना कन्विक्शन के साथ प्लस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप प्लस करें आज में निकल जाएं। अच्छे शेयर्स आपको मिल जाएंगे और आपको होल्ड भी करने पड़ेंगे थोड़े से। एक शेयर और भी है मेरी लिस्ट में, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कल कवरिंग हुई थी, आज बाइंग हो रही है। एक बार अंशुल जैन, आप डिक्सन टेक देखेंगे, डिक्सन टेक। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो प्रीवियसली काफी अच्छा पैटर्न रहा है, और उसके बाद से कंसोलिडेशन में बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है 10,760 नीचे में और 12,700 ऊपर में। बॉक्स के लोअर एंड से 50 डे मूविंग एवरेज से चला है, तो स्विंग हाई 12,600 तक इमीडिएटली आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो बाई कर सकते हैं। ओपन लो के साथ चला है, तो आज के लो के 20-25 रुपए नीचे स्टॉप लॉस ले लें, 12,600 तक का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। हमने 1-2 दिन पहले आपको ना अडानी ग्रुप में से एक शेयर को नोटिस कराया था, जिस शेयर का नाम था अडानी विल्मर लिमिटेड। आपको ध्यान है अंशुल जैन? हमने वीकली चार्ट भी उसके नोटिस करवाए थे। मैं कोशिश करता हूँ वही शेयर आपको दिखा भी पाऊँ और अपने चार्ट से वापस दिखा पाऊँ। अडानी विल्मर लिमिटेड, एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइएगा। आज भी 4% ऊपर है ये शेयर, और अगर मेरी स्क्रीन लेके आएंगे तो आपको मैं वही चीज़ दिखा देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी कि अच्छा इस पर हमने चर्चा की थी। सर देख रहे हैं इसका क्या स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था। मैंने एक बार नोटिस करी थी, 1 बार 2 बार 3 बार के रेजिस्टेंस को फाइनली विद द गुड वॉल्यूम और गुड कैंडल्स के साथ हम पार कर रहे हैं। सर ये वो मार्क कर रहा मैंने आपके लिए, और मेरे को ऐसा लगता है एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 450 तक भी पहुंच जाए। अंशुल जैन, एक बार आपके रिकमेंडेशन। अडानी ग्रुप में से एक ऐसा शेयर है जो थोड़ा कम चला है, पार्टिसिपेशन भी नहीं हुआ इसका ज़्यादा, अब चल रहा है। देखिए सर, जो उस दिन डिस्कस हुआ था लगभग वही चीज अभी भी है। डेली चार्ट पे देखें तो 168 दिन का एक पूरा बेस ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 402 का लेवल है, जिसके ऊपर ये स्टॉक निकलते ही से फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। प्रीएम्प्टिव जिसको बाई करना है, जो पेशेंस रख सकता है वो प्रीएम्प्टिव बाई कर ले। मेरे पास पेशेंस कम होता है, 3 से 5 दिन में स्टॉक ना चले तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, तो मैं इसलिए जनरली ब्रेकआउट रिकमेंड करता हूँ। 402 के ऊपर फटाफट वाला मोमेंटम बनेगा और इसका टारगेट 509 रुपए का स्विंग हाई बनेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपको टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी खरीद लीजिए, 10 रुपए आपको फ्रंट एंडिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर मोमेंटम चाहिए तो 402 के ऊपर जैसे ही आप एंट्री लेंगे, फटाफट में आपको 509 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। ओ बढ़िया, ठीक है, अच्छे से आप गाइड भी कर रहे हैं लेवल के हिसाब से, ये इंटरेस्टिंग है। वैसे बता दूं, अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर आज लाल निशान में नहीं है। से ज़्यादा बढ़त जो है किसी शेयर में अगर है
तो यही है, अडानी विल्मर है, एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी है जहाँ पे करीब 2% तक की तेज़ी आपको दिखेगी। तो ये दो ही शेयर्स हैं ऐसे हैं जिनके पास परसेंटेज गेन आज ठीक है। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा आपसे मैं और चेक करवा लेता हूँ मार्केट के अंदर आज कहाँ कहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है, और उसमें से मैं ज़रा कैश के शेयर्स भी लेके आता हूँ। एक मैं ज़रा लेमन ट्री लेके आइए, क्या हो गया है लेमन ट्री होटल्स को? विवेक सर आप कवर करते हैं? मुझे को पता नहीं साउथ में इनके कितने होटल्स हैं कि नहीं, बट नॉर्थ में तो काफ़ी अच्छे इनके होटल्स हैं और काफ़ी अच्छी चेन मानी जाती है। एयरपोर्ट के आसपास तो इनका होटल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप मुंबई जाएं या आप दिल्ली जाएं या किसी भी बड़े मेट्रो के पास चले जाएं तो। लेकिन पिछले 3-4 दिन से लेमन ट्री के अंदर तेज़ गिरावट है। एक बार ज़रा दिखाना इसका वीकली चार्ट, दिखाना वीक में कितना टूटा है ये। सर आपकी है ट्रैकिंग इस पे लेमन ट्री पे? डिम्पी ये मैंने लिया था करीबन 30 रुपए में कोविड के समय, और उसके बाद स्टॉक ने अच्छा किया और 100 रुपए के ऊपर आया था, तब बेच भी दिया था। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज इस गिरावट के बाद ठीक ठाक लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक 150 तक जा रहा था और 150 उसका एक प्लाटू होके रखा है, समझ लिए वहां पे आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जिस हिसाब से ये एडिशन कर रहे हैं, न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर रही है हर एक एरिया में, मुझे लगता है कि स्पेस अच्छा है ओवरऑल। और जो होटल स्पेस है, खाली लेमन ट्री नहीं, ओवरऑल ही अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरी चीज ये आपको दिखेगा, आपने जैसे सही कहा, एयरपोर्ट्स के बाजू में, रेलवे स्टेशन के बाजू में आपको जनरली इनके होटल्स मिलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस सेगमेंट, जो बिजनेस ट्रैवल है, उस पर बहुत फोकस करती है। तो अगर और गिरावट आता है, मतलब 100 रुपए अगर आपको मिलता है, तो बहुत ही अच्छी एंट्री प्राइस होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग एडिशन कर रहे हैं, हर क्वार्टर में देखता हूँ कि एटलीस्ट 6-7 होटल्स इन्होंने चालू किया है, और वो ट्रेंड अभी भी जारी है। तो ग्रोथ फेज में है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इसके लिए आप देखेगा कि रिजल्ट्स बहुत खास नहीं आएंगे, लेकिन इसका भी पे ऑफ आपको मिलेगा आगे चल के। ठीक है, मिलना भी चाहिए, और जो कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है अगर उसका हमको सीधा फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर उस शेयर के साथ रुकने का भी क्या फ़ायदा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंशन के फेज से दौर से निकल रहा है तो थोड़ा बहुत शेयर के अंदर गिरावट है। यानी मेरे को अभी दिखे स्क्रीन पे। सुमित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको देख नहीं पाया तो इसलिए आपके पास मैं सवाल नहीं ले पाया, लेकिन अब ज़रा स्पीड से आपसे पूछता हूँ सर 3-4 सवाल ज़रा आज जरा देख के बताइएगा सर। एनटीपीसी सर मेरी लिस्ट में आया है, काफ़ी बढ़िया चार्ट है, आपने 1-2 बार पहले भी देखा हुआ एनटीपीसी को, जरा देख के बताइए सर क्या करना चाहिए एनटीपीसी। देखिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मैं फिलहाल वेट करूंगा, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। स्टॉक देखिए आप पिछले 6 से 7 सेशन से कंसोलिडेशन में है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन कीजिए। 404 का जो जोन है, अगर वो ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो फिर 390 से 395 का जो जोन है, अगर डिप्स में आपको कभी भी यूटिलाइज मिल रहा है तो फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म या फिर कोई एफ एंड ओ ट्रेडर है तो यहाँ पे 404 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, एक शेयर ऐसे थायरो केयर, एक बार जरा वो भी चेक करना सुमित सर, थायरो केयर। जी देखिए थायरो केयर का भी सेम स्ट्रक्चर है। पिछले 5 से 6 सेशंस आप देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेशन में है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनी थी 4 अगस्त की, तो वो एक चिंता वाला इशू ही रहेगा। तो वो दिन का जो मेरा लो पोजीशन है 745, वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप बना के रखिए। न्यू पोजीशंस फिलहाल अवॉइड कीजिए। नई पोजीशंस तक फिलहाल अवॉइड करनी। आपने कोई शेयर देखा है सुमित जी, मार्केट खुलने का कोई और शेयर आपने देखा है? पहले तो एक फॉलोअप देना चाहूंगा सर। आज सुबह को हमने रिकमेंड किया था ओरिएंट इलेक्ट्रिक को, 272 कल का क्लोजिंग था। अभी आप देखेंगे तो 4% स्टॉक अब चल रहा है, 284 का हाई लग चुका है, तो सबसे पहले उसमें। और अगर दूसरा स्टॉक की बात करूं तो एबीबी में थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए एबीबी का चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, काफी अच्छा रनअप बन चुका है। हमें लग रहा है कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 8200 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो सस्टेन कर रहा है। हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो करीबन 8700 का आएगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा 7950 का। ठीक है, अंशुल जैन अपने चार्ट थोड़ा छोटे करना, आवरली चार्ट या 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आओ। एक बार जरा टाटा केमिकल्स देखना, मेरे को 20 रुपये कमाने हैं, 1050 के आसपास चल रहा है, मेरा टारगेट आज का 70 है। सौदा पंच कर दूं सर, 5 रुपये का स्टॉप लॉस डालूंगा, 20 रुपये का टारगेट, काम करूंगा सिर्फ इंट्राडे।
स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए आपको। 1035 आज ओपन लो है, तो 1030 ₹15 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ये स्टॉक बाउंस बैक करके अपने 20 डे मूविंग एवरेज 1068 तक जाता हुआ दिख रहा है। जस्ट उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है 1074, तो 1068 से 1074 का रेंज मिलना बहुत आसान है। आजकल ओपन लो है, तो ओपन लो से थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस आपके हिसाब से बन रहा है करीब ₹10 का, नहीं 35 का लगाऊं ना इसमें? 35 का कह रहे हैं ना आप? ओपन लो 1035 का है, तो 2-3 रुपए नीचे बफर दे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1032 विल बी ए बेटर स्टॉप लॉस। 32 का स्टॉप लॉस है, जाएंगे ₹12 और करीब करीब आ सकते हैं 18 से ₹20। हालांकि रेशो पूरी तरह से 1:2 नहीं बन रही है, लेकिन हाँ फिर भी एक पुल बैक का सौदा ज़रूर है। आज शॉर्ट मत करना टाटा केमिकल्स को, अभी तक उसका अभी उसका सुपर ट्रेंड में मेरे को जो आवरली चार्ट और मैंने वीकली चार्ट चेक किए, 15 मिनट चार्ट चेक किए, एक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, तो नहीं करना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। 281 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी फिर से 24,400 को तोड़ने के लिए आ रहा है। ये 24,405 का ना भी रीसेंट हाई लगा है अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले इनफैक्ट, तो 5 मिनट पहले लगा है, उस हाई को फिर से ब्रेक कर रहा है। ये अगर लेके आइएगा तो अगर पहले 1 घंटे के अंदर टिपिकली कोई भी इंडाइसिस हाई बना रहा है और उसको 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में फिर से नए बार नया हाई बना रहा है, तो वो एक तेज़ी का सूचक होता है। और आज कुछ आप वही अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। बैंक निफ्टी में तो बढ़त अब करीब 500 पॉइंट की होने जा रही है, पौने 500 पॉइंट तो हो ही चुके हैं, तो 500 पॉइंट की बढ़त हो रही है। तो कल आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज मार्केट वो स्ट्रगल आपको ज़्यादा करवा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि रुक गया है फिर नीचे आ रहा है फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि विक्स घट गया। ये 15 के नीचे आते, मैं आपको ट्रस्ट में 15 के नीचे आते ना आपका डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। 15 तक इसके नीचे आते और ये और ऊपर हो जाएगा। ऑप्शंस के चैंपियन के लिए नीलेश चैन मेरे साथ जो एक काम करते हैं, लगे हाथ ऑप्शंस का ट्रेड भी पता कर लेते हैं, फिर हम आगे और बात करते हैं। नीलेश भाई नमस्ते, बताइए सर आपका ऑप्शंस का ट्रेड आज का। मॉर्निंग डिम्पी जी, खरीदारी पर ही फोकस है और स्टॉक है किमिंस इंडिया। स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है, नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने यहाँ पे देखा, एक बाय क्रॉस ओवर MACD पे भी देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 3900 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 3800 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। लगभग 92 रुपीज के आसपास अगर मिलता है तो इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखना होगा 75 का, पहला टारगेट 110 का होगा एंड दूसरा टारगेट 130 का होगा। अगर इसका लॉट साइज देखें तो 300 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क निकल के आ रहा है 4500 का, 4500 का रिस्क है एंड 12,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर सेकेंड टारगेट 30 का हिट होता है तो। ओवरऑल अंडरटोन यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है, एटलीस्ट 3900 से लेके 4000 तक की जोन हमें यहाँ पे अगस्त सीरीज में किमिंस इंडिया में बनती हुई नजर आ सकती है, इसीलिए कॉल ऑप्शन के जरिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है डन सर, कमिंस के साथ हम एग्री करते हैं। आपके इस कॉल में खरीदारी की राय बता रहे हैं 87 से 90, स्टॉप लॉस हो गया 75 का, टारगेट हो गया 110 130 का। कोई भी कैलकुलेशंस गड़बड़ाइएगा नहीं, ये सब हैंस प्रूव्ड लेवल होते हैं और इसमें रेशियो आपको 1:3 दिख रहा होगा, तभी 4000 और 12000 का आपको लेवल्स दिख रहा है। एक लॉट की कैलकुलेशंस हम करके आपको दे देते हैं, आप फिर मल्टीपल लॉट्स लें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक लॉट की कैलकुलेशन से डली हुई है। कमिंस इंडिया पिछले 3-4 दिन से काफ़ी वॉलेटाइल है और ये आपके शेयर आपकी लिस्ट में आ चुका है। थोड़ी देर पहले हमने एम्फेसिस चेक करवाया था सर से, उस समय 2% था, अब करीब 3.5% एम्फेसिस ऊपर आ चुका है और अंशुल जैन ने बताया था कि IT पे वो काफ़ी बुलिश है और एम्फेसिस इस समय 3.5% बढ़ आता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दिखाइए ज़रा, 2 से 2.5% गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी ऊपर खड़ा हुआ है। ये लीडरशिप और कितनी दिखा सकता है, चेक करवाते हैं एक बार। सुमित सर एक बार जरा देखना गोदरेज इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी, सॉरी। देखिए ओवरऑल मुझे अभी भी चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। स्टॉक ने अपना एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया था जो 3100 का था और उसके बाद जो सपोर्ट था वो था 2965 का। देखिए आज का भी अगर आप हाई देखेंगे तो 2973 का है, वहीं से रिजेक्शन मिला है। परसों के सेशन में भी ओपन लो था लेकिन ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव जो मोमेंटम है मुझे अभी भी थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, तो मैं वेट करूंगा। अगर 3000 की लेवल्स यहाँ पे अगर सस्टेन हो रहा है
तो ही एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। सो टिल द टाइम वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा। ओके ठीक है जी। तो वेट एंड वॉच का होगा सिनेरियो। एक बार मैं ओला के ना प्राइस फिक्स हो गया 9.45 पे फ्रीज हो जाते हैं। ये मोस्ट अवेटेड मोस्ट मतलब पॉपुलर आईपीओस में से एक था, लेकिन लिस्टिंग गेंस अभी अच्छा लेवल्स आपके पास फाइनल होके नहीं आए हैं। लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल्स आपको शायद ओपनिंग में आपको नाम मिले जो फ्रीज लेवल्स हैं। ठीक है, तो एक बार फ्रीज हो जाएंगे उसके बाद वापस से जैसे अपडेट हो जाएगा हमारे पास भी तो हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल के लिए आप जरा निफ्टी चेक कीजिए। निफ्टी फिर से 285 पॉइंट के साथ आज का इंट्राडे हाई को ब्रेक करने की कर रहा है तैयारी। ठीक है, जैसे लेवल्स फ्रीज होंगे फिर आप मेरे को बताइएगा, आपको वो दिख जाएगा। एक्चुअली में परसेंटेज में थोड़ा डाउन मिल रहा है, ये आप अभी टिक फ्रीज हो जाएगा उसके बाद आते हैं, आराम से कर जाइए, कोई बात नहीं। एक और शेयर है अशोक लीलैंड टाटा मोटर्स के लिए पहले बधाई दे दूँ आज मैं अक्षय पिभागोत को। अक्षय आपके दोनों शेयर आज बढ़िया चले हैं, टाटा मोटर और अशोक लीलैंड। प्रॉफिट बुक तो नहीं करना है ना, बने रहना ना दोनों शेयर में अभी भी। अक्षय नहीं आप और ठीक है, हम बात नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी बधाई हम उनको दे देते हैं। उनके दोनों शेयर सब बढ़िया चले, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड तो बाकायदा डेज लो से डेज हाई पे है। ये जो 7.5 रुपये की बढ़त है, कम से कम 5 रुपये आपने सौदा टाइम पे भी डाल दिया होगा तो आपको मिले होंगे। ये सुमित जी की भी कॉल थी आज। टाटा मोटर्स पे भी कुछ ऐसे ही है, 34 रुपये का है, 1042 से ही शुरू हुआ और अभी 76 चल रहा है। चलो ठीक है, 34 में से 15 रुपये भी आपने पकड़े होंगे तब भी आपके काम आ गए। तो दोनों शेयर आपके पास आ गए, टाटा मोटर अशोक लीलैंड है। अंशुल जैन आपके 2 शेयर थे आईसीसी प्रूडेंशियल और मैक्स फाइनेंशियल, दोनों सही चल रहे हैं क्या? एक बार दिखाना स्क्रीन पे जरा, मैक्स फाइनेंशियल दिखाना, एक बार जरा आईसीसी प्रूडेंशियल दिखाना। अंशुल जैन बताइए जरा क्या करना है, दोनों शेयर्स पे अपडेट दे दीजिए वापस से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नियर अबाउट टारगेट आ गया था, 750 का टारगेट था, 746.65 का हाई बना है। अब 3 रुपए के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लें। एमएफएसएल जरूर आप होल्ड कर सकते हैं, अभी भी यहाँ से 20-30 रुपए की और कम से कम अपसाइड दिख रही है, तो आईसीआईसीआई प्रू से एक बार निकल के अगर चाहें एमएफएसएल होल्ड कर सकते हैं। जरा एसबीआई लाइफ और इप्का लैब भी दिखाना, ये आज देवांग के ट्रेड थे, दोनों ट्रेड में क्या हो रहा है एक बार सामने सामने पे चेक कर लेते हैं ना। एक बार जरा दिखाइए, और ये अच्छा कर रहे हैं आप, स्टैंपिंग लगा रहे हैं, सामने सामने पता लग जाए। एसबीआई लाइफ 10 रुपये ऊपर है। देवांग भाई थैंक यू वेरी मच, बढ़िया ट्रेड बताने के लिए। ओपनिंग के बाद और तेज़ हुआ ये। एक दूसरा शेयर दिखा दो, इप्का लैब भी करीब 13 रुपये ऊपर है और ये भी जहाँ से खुला है वहाँ से ऊपर ही है। यानी कि आज जो 6 के 6 सौदे हैं जो हमारे 3 मेहमान ने आपको ओपनिंग के पैनल में दिए थे, उसमें से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको ख़राब हो, आपको ख़राब दिखे। 1-2 शेयर और चेक करते हैं जहाँ पर आज अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में मैं वॉल्यूम के साथ पकड़ने वाले शेयर्स में बिलीव करता हूँ, मैं बिना वॉल्यूम के शेयर मेरे को चाहिए भी नहीं। आयशर मोटर मैंने पूछ लिया, एबीबी रह गया, एबीबी के अंदर एक बार पता कर लेते हैं। सुमित सर एक बार एबीबी चेक करना, हाथ से निकल गया क्या? 2-3 दिन से चल रहा है। डिम्बी जी जस्ट अब भी हमारा डिस्कस हुआ था, मैंने रिकमेंड भी किया था एबीबी को आप बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पे कैच कर सकते हैं। 8200 का जो लेवल है वो सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाइए। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा 7950 का, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 8750 का। ठीक है, तो इस बीच ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो आईपीओ है, जो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर आईपीओ में से एक है, उसके लेवल्स आ गए हैं, बिना किसी बदलाव के आज ओपन कर रहा है और एक एक्सचेंज पर तो सिर्फ 1 पैसे की गिरावट के साथ कर रहा है। ठीक है, तो 76 वाला था, वो 75-99 खुल रहा है, आप जैसे समझ लो, आप जैसे आपको ठीक लगता हो। तो 76 पे 76, यानी कि जिनके पास पर्चा भर के, यानी कि एसबा से आया उनके पास, और आज जिनके पास लिस्टिंग होने जा रही है उनके पास सेम रेट पे मिलेगा ओला। तो खुला बाजार है, अब तो सेकेंडरी मार्केट का पार्टिसिपेंट हो गया प्राइमरी मार्केट से, तो प्राइमरी वाले में जो गेन आना था, लिस्टिंग गेन, वो हो गया 0। और ये ना मैंने देखा है जहाँ पे भी ऐसा नहीं कि इसकी प्राइसिंग को लेकर कोई दिक्कत थी, जो भी फैंसी आईपीओज है ना, जो पहले से बहुत हद तक अपनी प्राइसिंग को डिस्काउंट करके बैठे हैं मार्केट के अंदर, उनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मार्केट सेकेंडरी मार्केट में नहीं मिलता। वो प्राइमरी में रहते हैं अपनी वैल्यूएशन से, वो अलग बात है। जैसे पेटीएम है, कार था, कार 24 के नाम से कंपनी आई, ठीक है, फिर पीबी फिनटेक भी आई,
फिर पहले LIC भी है। आपको पता है देश का सबसे बड़ी कंपनी LIC इंश्योरेंस की, उसका भी IPO प्राइस से नीचे चला गया था वो शेयर। तो जो फैंसी काउंटर्स होते हैं ना, जिसको हम सेलिब्रिटी काउंटर्स कहते हैं, टिपिकली सेलिब्रिटी काउंटर्स मार्केट में जब आते हैं लिस्ट होके ट्रेड होने आने के बाद, तब उनको सारी चीज़ों पे घेरा जाता है, तब उनकी बैलेंस शीट, वैल्यूएशन, ये वो सब नोटिस होने लगता है और उसी का नतीजा उसके प्राइस पे आता है। लेकिन जब वो प्राइमरी में पहले होते हैं या फिर नॉन लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे उसको अलग तरीके से देखा जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरे को उस समय भी डाउट चल रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक, हालांकि मेरे को भाव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को उस समय भी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं लिस्टिंग गेन आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, मेरे को भी आइडिया नहीं था। और एग्जैक्टली वही लिस्टिंग गेन के तौर पर। एक और चीज़, ये बिज़नेस लोगों को समझ में आता है और ये इससे जुड़ी हुई और भी कई कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। अच्छा, एक ओला की मैं एक बात बताऊं, जो ओला प्रोडक्ट बना रहा है ना, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा ओला के लिए, हाँ प्लीज़ डोंट माइंड इट कि मैंने नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक इन्वेस्टर के तौर पर सोच रहा हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ वही आपके सामने रख रहा हूँ। भाई ओला आप गाड़ी बना रहे हो, क्या बजाज ऑटो नहीं बनाएगा वो गाड़ी हो? क्या वो हीरो नहीं बनाएगा? हीरो ने तो CNG की बाइक उतार दी। मेरे को नहीं लेना अभी ओला इलेक्ट्रिक, मेरे को CNG वाली गाड़ी लेने, तो मेरे पास तो वो ऑप्शन दूसरा भी है। आपके पास वो ऑप्शन सिर्फ अभी बैटरी का है। और दूसरा तो सारे प्लेयर बना रहे हैं। आप पहले प्लेयर हो, इसमें समझ गया। आप ये भी प्लेयर हो, आप अफोर्डेबल में भी आओगे, ये भी समझ गया। लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है इस सेगमेंट में, इकलौते नहीं हैं, ऐसा वाला फीलिंग तो मेरे को साफ साफ समझ में आ ही रहा है। खैर एनी हाउ, कुछ शेयर और जरा चेक करा लेते हैं। MCX की नई चेयरपर्सन आई है, शेयर 2-2.5% ऊपर है। एक बार जरा पता करवाते हैं इसके बारे में। अंशुल जैन जरा देख के बताना MCX। देखिए MCX में 62 दिन का कपनाइल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसके बाद फ्लैगिश एक्शन है, तो करंट मार्केट प्राइस से चाहे तो बाई कर सकते हैं। 4270 का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में एक हल्का सा रेजिस्टेंस स्विंग हाई 4400 पे है। ये निकलते ही से स्टॉक में 4650 तक की अपमूव बन रही है। तो ये 1.5 से 2 हफ्ते का पैटर्न डेवलप हो रहा है। 4700 करीब का टारगेट बन सकता है स्टॉक में। बड़ी खबर और 2.5% ऊपर ये स्टॉक आज उसको रिवॉर्ड भी आज मिल रहा है इस खबर का। बाजार में तेजी बढ़ी, सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी, निफ्टी 24,400 के ऊपर अभी फिलहाल टिका हुआ है। करीब 300 अंकों की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए ऐसे में रुक करते हैं कुछ फंडामेंटल लिहाज से स्टॉक्स से समझने का, कहाँ पर नजर रख सकते हैं। और हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है फ्रीडम स्टॉक्स। इस सेगमेंट में स्टॉक बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। बताइए क्या स्टॉक सुझाएंगे आज आप? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो आजादी का जश्न मना रहे हैं और फ्रीडम स्टॉक्स में अगर चयन करना है आपको, तो आप, मेरा मानना ये है कि आपको ऐसे क्षेत्रों और शेयर्स को चुनना चाहिए जो कि हमारे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बना सके। और उसी तर्क के आधार पर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। इस कंपनी का चयन हमने आज किया है फ्रीडम स्टॉक्स में। ये कंपनी इसलिए हमने पसंद की है क्योंकि हमें लग रहा है कि एक तो ये कंपनी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, दूसरा इनके जो नतीजे हैं वो बहुत ही सकारात्मक आ रहे हैं पिछले कुछ तिमाही से। तीसरा कारण यह है कि EPC कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम कहते हैं। हाईवेज, ब्रिजेस, कृषि क्षेत्र, इरिगेशन से जुड़ी हुई ये कंपनी है। ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत, और ये कंपनी का जो अनुभव है और जो अनुभव को आगे बढ़ते हुए ऑर्डर बुक को जो एग्जीक्यूट करने की रन रेट है जमीनी स्तर पर, वो काफी ऊपर की तरफ है। 1 साल से या 1 साल से ज्यादा अगर आप नजरिया रखें तो एक अनुमानित लक्ष्यांक बहुत ही साधारण सा 1800 का हमने रखा है। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आने वाले भविष्य के नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। फिलहाल 1800 का लक्ष्यांक है बुनियादी तर्क के आधार पर। ओके, तो अगले 1 साल के लिए 1800 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं HG इंफ्रा में।
बेहतरीन लेवल्स पर है इस वक्त ये स्टॉक, और यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, और फंडामेंटल जो भी फैक्टर्स थे वो भी अभी आपको गौरांग जी ने समझाए। गौरांग जी, थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये स्टॉक भी सुझाने के लिए फ्रीडम स्टॉक्स के तहत। तो आपको आर्थिक आज़ादी देने वाला स्टॉक है ये HG इंफ्रा, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। अंशुल जी, आपसे एक सवाल होगा शिपिंग कंपनियों पर। कोचिन शिपयार्ड नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे कंपनी के, और उसके बाद आज स्टॉक 6% ऊपर भी है। हम देख रहे हैं कुछ शिपिंग कंपनियां जैसे कि मज़गा डॉक, यहाँ पर भी आज हम मजबूती देख रहे हैं। तो ये जो तेज़ी आ रही है, क्या वापस से नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिहाज से भी अगर देखें तो नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो अभी क्या वापस से नज़र रखना चाहिए इन कंपनियों पर? देखिए, दोनों स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिजेक्शन कैंडल बना के चले हैं। मैच स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच कर रहा है, कोचिन शिपयार्ड वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 5 से 8% की अपसाइड दोनों स्टॉक्स में बन सकती है, बट मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि ओवर ओनरशिप है, और पिछले 20-22 दिन में देखें तो डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न लग रहा है। मैं कहूंगा अगर यहाँ से 5-8% और अपसाइड मिलती है तो जिनके पास है उनको प्रॉफिट बुकिंग की सोचनी चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं है दोनों काउंटर्स में। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बने रह सकते हैं। एक खरीदारी अभी आई एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में, स्टॉक 8% ऊपर, और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक अपनी ही चाल चल रहा है। स्पाइक के साथ कारोबार हो रहा है यहाँ पर आज, और 8% की मजबूती इस पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ही करीब 20% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 12 रुपये ये स्टॉक चल चुका है। इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। सुमित, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपना बेस बनाया था। पिछले 3 सेशंस का ही आप रन अप देखेंगे तो करीबन आज के सेशन के साथ 20% का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ओवर हीटेड टेरिटरी में स्टॉक आ जाता है। तो फ्रेश रिकमेंडेशन तो मेरा फिलहाल नहीं रहेगा, लेकिन आप डिप्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है थोड़ा सा पार्शियल बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है देखिए वो गैप फिलिंग सेशन था। आप अगर देखेंगे तो 29 मई को 29 मई को जो हुआ था उसके बाद एक बढ़िया सा गैप डाउन मिला था स्टॉक में, वो गैप आज फिलिंग हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो यहाँ पे डिप्स को यूटिलाइज कीजिएगा। स्टॉक अगर मुझे करीबन 72-73 पे मिल रहा है तब मैं एक फ्रेश बाइंग के लिए फिर से सोच सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर आपने निचले स्तरों पर एंट्री ली हुई है तो फिर निकल जाने के मौके हैं ये इस स्टॉक से। एक और स्टॉक देखिए अंशुल जी, भारत फोर्ज, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं, नतीजे भी आए थे, और उसके बाद रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो अब आगे 1800 के टारगेट्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, और कुछ अपग्रेड भी देखने को मिले, टारगेट अपग्रेड भी आए हैं, जिसके चलते भारत फोर्ज अब 3% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। 44 अंक ऊपर 1650 के पास कारोबार कर रहा है। ये कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, और नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं भारत फोर्ज में? डेली चार्ट पे ये 2 बार अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ वीक लॉन्ग्स को शेक करके ऊपर आया है, और 4 दिन की रेंज के हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट ऊपर में 1710 का बनेगा, और 1710 निकलता है तो फिर इसका जो स्विंग हाई या प्रीवियस हाई है 1797 का, ये दूसरा टारगेट बनता हुआ दिखेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 1710 के आसपास मेजॉरिटी हिस्सा बुक कर लेना चाहिए। के आसपास मिले तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए स्टॉक से, भारत फोर्ज में, ये है सलाह। सुमित जी, गॉडफ्रे फिलिप्स एक बार देखिए, यहाँ पर भी एक तेजी आई, 5% ऊपर आ चुका है, करीब 200 अंकों की तेजी ये शुरुआती सेशन में ही ये स्टॉक अभी दिखा चुका है गॉडफ्रे फिलिप्स का। अभी और तेजी के लिए बने रहें या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती सेशन में ही हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी आ चुकी है स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक पॉजिटिव आज मोमेंटम दिया है। ओपन लो कैंडिडेट है। आप देखेंगे तो 3 सेशंस पहले 5 अगस्त को बॉटम बना था, वो एक डबल बॉटम का काम कर रहा था। तो 4000 का जो यहाँ पे लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ काम करेगा। तो अगर यहाँ पे किसी का नजरिया 15-20 दिन या 1 महीने का है तो यहाँ पे आप 4000 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो देखिए
जो 15 जुलाई का कैंडल था वो एक बहुत बड़ा कैंडल था 16% का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी तरह से पहला जो टारगेट रहेगा वो करीबन 4750 का रहेगा। अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे हमें 4750 के ऊपर मिल जाता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 5400 का रहेगा। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, और किसी को न्यू पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो अगर न्यू पोजीशन बनानी है तो वो भी आपको बनाने की सलाह इस वक्त गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक में दी जा रही है। एक बार सीडीएसएल भी देखिए, अंशुल जी आपसे सवाल होगा, सीडीएसएल में भी शानदार तेजी 5% ऊपर है स्टॉक, 121 अंकों की तेजी इस पर देखने को मिल रही है दिन के ऊपर। लेकिन इस बीच देखिए ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग होने जा रही है और 76 रुपए प्रति शेयर था ओला इलेक्ट्रिक का इश्यू प्राइस, और लिस्टिंग जो हुई है वो काफी सपाट लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर एनएससी की बात करें तो 77 रुपए पर करीब 1.5% ऊपर। ओके, अब तेजी आ रही है स्टॉक में, लेकिन 2% ऊपर ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। एनएससी पर अगर बात करें तो 76 रुपए पे लिस्टिंग थी। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि आईपीओ के समय रिस्पांस काफ़ी शानदार मिला था, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कुछ वेट कर रहे होंगे तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पर प्राइस अप्रिसिएशन इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। 76 रुपए पर इशू प्राइस था, एनएससी पर एग्जैक्ट उसी प्राइस पर लिस्ट हुआ। अभी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, लेकिन 1.5% के आसपास अब सेटल हो चुका है और 77 के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए, डिसेंट लिस्टिंग इसको कहेंगे। और ओला इलेक्ट्रिक की यहाँ पर फ्लैटिंग देखने को मिल रही है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके मैनेजमेंट है इस वक्त, और साथ में आशीष चौहान जी भी मौजूद हैं इस बीच ओला इलेक्ट्रिक के लिस्टिंग पर। तो ये कुछ तस्वीरें वहाँ से लाइव आपके सामने। 3% ऊपर अब आ चुका है। तो चलिए, 78 रुपए के पास अब पहुंच चुका है। तो लिस्टिंग तो सपाट हुई थी, लेकिन अब तेजी पकड़ रहा है ये स्टॉक। अब देखिए धीरे धीरे 4% ऊपर ये शेयर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज बाजार भी में भी जो मजबूती है उसका भी एक रुझान है। ओला इलेक्ट्रिक इसने मौका दिया है जो शेयर होल्डर्स हैं एंट्री लेने के लिए, जो भी ट्रेडर्स हैं उन्हें एंट्री लेने का यहाँ पर मौका भी मिला, और इसी वजह से देखिए 76 रुपए पर जो मिला है उसमें यहाँ पर एंट्री भी लेने की कोशिश हो रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक इस वक्त 3-4% ऊपर आ चुका है। आगे हम इसके और फंडामेंटल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिसेंट लिस्टिंग कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक की इस वक्त देखने को मिल रही है।